डाइवर्सिफिकेशन ओवर मर्जर में कुछ चल रहा था और अलायंसेस हम लोग देख चुके थे। यू रिमेंबर अलायंस हमारा हो गया था, कोई डाउट है? चलो ठीक है, आप सभी ने कल ऐसे ऐसा कुछ किया था, वो क्या था? वेरी गुड ऑर्डर, यस, हाँ बताएंगे, लाइव हूं ना मैं? हाँ ओके। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनेरिक, ये हमने कल देखा था। टेल मी व्हाट वाज दैट? इट वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्किंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मर्जर। हमने मर्जर के वैसे कॉन्ग्लो मर्जर को देखा क्या? नहीं देखा, नहीं देखा। हमने कोजेनेरिक मर्जर को देखा, हमने हॉरिजॉन्टल मर्जर को देखा। दो मर्जर हम लोग अभी तक देख चुके। दोस्तों कितने मर्जर है हमारे पास? हमारे पास कितने मर्जर है? 4 है, और 4 में से हम लोग कितने देख चुके हैं? 2 मर्जर देख चुके हैं। ये रहा आपके सामने मर्जर। चलो पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 4.10 आपको ये रहा आपके सामने, चेक करो। ओके, आपने हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या पढ़ा था बताओ? What have you read in horizontal? मैं अपने जैसी कोई कंपनी के साथ में मर्ज हो जाता हूं, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। एग्जाम्पल मारुति सुजुकी, मैं भी ऑटोमोबाइल, तू भी ऑटोमोबाइल, मैं आइडिया, तू वोडाफोन, मैं टेलीकॉम, तू टेलीकॉम, इन सबको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। हम अपने जैसे काम करने वाली कंपनी के साथ में मर्ज होते हैं। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर। एवरीबॉडी कम ऑन, अरे याद आ गए, भूल गए? याद आ रहा है ना क्या पढ़ाया था? फिर कल हमने कोजेनरिक मर्जर को पढ़ा। यू रिमेंबर व्हाट इज दैट कोजेनरिक मर्जर? कोजेनरिक में दोनों साथ में, मैं टीवी वाला, आप फ्रिज वाला, आपकी दुकान अलग थी, मेरी दुकान अलग थी, हम दोनों ने साथ में कॉमन दुकान खोली, इसको बोलते कोजेनरिक। जब टीवी कोई बाय करना आएगा तो मैं बोलूंगा फ्रिज इनसे ले लो, एंड वाइस वर्सा। तुम डीटी का प्रैक्टिस करते थे, मैं आईडीटी का करता था, हम दोनों ने मिलकर साथ में कंपनी डाली, दोनों ने मर्ज किया। जब भी कोई डीटी के लिए आता है तो मैं कहता हूं आईडीटी इनसे ले लो, एंड वाइस वर्सा। इट इज कॉल्ड एज कोजेनरिक। दोनों एक दूसरे के लिए धंधा जनरेट करते हैं। समझ आ रहा है? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? हम अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ में ही मर्ज हो जाते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। दोस्तों हाँ या ना? अब जरा बताएंगे, कॉन्ग्लो मर्जर की बात करते हैं। कॉन्ग्लो मर्जर हमने कॉन्ग्लो पढ़ा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्लो? आप लिखेंगे कॉन्ग्लो मर्जर। कॉन्ग्लो मर्जर दोस्तों आपके पास में है द आंसर इज कॉन्ग्लो मर्जर। कॉन्ग्लो मर्जर के बारे में बताएंगे। आपने ऑलरेडी कॉन्ग्लो पढ़ा ना? बोलो CCI, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो इनोवेशन। पर वो किस में था? इंटरनल कैटेगरी में था। अभी मैं एक्सटर्नल कैटेगरी में हूं। हम अगर अपने ही खुद से किसी और, जैसे कि मैं गोदरेज हूं और मैं लॉक बनाता, मैं एग्स बना रहा हूं, मैं खुद ही अपनी क्षमताओं से कुछ अनरिलेटेड काम कर रहा हूं, उसको क्या कहेंगे? पर मैं अपनी क्षमताओं से नहीं, मैं कुछ ऐसे, जैसे एग्जांपल मेरा और एयर इंडिया का मर्जर हो गया, तो आप कहेंगे कॉन्ग्लो मर्जर। कॉन्ग्लो में दोनों पार्टी का आपस में कोई संबंध, एब्सोल्युटली डिसजॉइंट, नो कॉमन थ्रेड, कंप्लीटली अनरिलेटेड मर्जर, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोग मर्ज हो जाते हैं। समझ आ रहा है? आई रिपीट वन मोर टाइम। देखो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का मर्जर हो गया। रिलायंस एक कंपनी है, चलो रिलायंस को छोड़ो। मैं आपको ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आईटीसी ने सुट्टा के साथ में आटा चालू किया, ये भी कॉन्ग्लो है, पर ये यहां का कॉन्ग्लो नहीं है, वो इंटरनल कॉन्ग्लो है। सिलेबस में 2 कॉन्ग्लो है। कॉन्ग्लो डाइवर्सिफिकेशन में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में। आईटीसी ने आटा लॉन्च किया, आईटीसी ने नोटबुक्स लॉन्च की, आईटीसी ने होटल लॉन्च की, जिनका सुट्टा से कोई कनेक्शन नहीं। दैट इज ऑल्सो कॉन्ग्लो, बट दैट इज डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लो। ओए यार कम ऑन, अभी मैं जो कॉन्ग्लो पढ़ा रहा हूं,
ये नाम कॉन्ग्लो कॉन्ग्लो ही है, पर पहले मैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट खुद बना रहा था, अब डाइवर्सिफाइड कंपनियों के साथ मर्ज हो रहा हूं। समझ आ रहा है? बोलो भाई। चलो, कोका कोला और एसपीसी का अगर मर्ज हुआ तो क्या बोलेंगे? क्यों ये हॉरिजॉन्टल मर्जर क्यों नहीं है? हमारे दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। समझ आ रहा है? कुछ तभी ऐसा जिनमें कोई भी संबंध, उनका जब मर्ज होता तो उसको क्या कहेंगे? अब जरा देखना यहां पे क्या लिखा है स्क्रीन पे। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर, क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा? अन सर कॉन्सेप्ट तो वही लगता है, वो भी कॉन्ग्लो था बेटा। वो कॉन्ग्लो में लिखा था कि हम डाइवर्सिफाइड चीजें खुद बना रहे हैं। जैसे रिलायंस से पेट्रोल के साथ में सिम कार्ड बना दिया तो क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लो डाइवर्सिफिकेशन। नहीं समझ आ रहा है? यहां पे लिखा है अनरिलेटेड, देयर इज नो लिंकेज, यानी जो नई बी कंपनी है और मेरी ए कंपनी है, दोनों के धंधे में कोई लिंकेज नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों के बीच में। विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स ग्रुप, ना उनका कस्टमर कॉमन है, ना उनके फंक्शन कॉमन है, ना टेक्नोलॉजी कॉमन है। देयर आर नो इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना कस्टमर कॉमन, ना टेक्नोलॉजी कॉमन, ना कुछ भी कॉमन, कुछ ही कॉमन नहीं। और ऐसी दो अनशन कंपनियां साथ में आ जाती है। एग्जाम्पल, टाटा स्काई। टाटा स्काई, टाटा एक अपने आप में कंपनी है जिसका कोई धंधा डिश टीवी वाला नहीं है। आप जानते हो स्काई का अलग ब्रांड है। दे वॉन्टेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया। दे थॉट हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, एक काम करते हैं, इंडिया में आते, टाटा को बोलते तू स्काई लॉन्च कर, नाम रख दे टाटा स्काई। दोनों का मर्जर हुआ, टाटा हैज नॉट एक्वायर्ड द स्काई, दोनों का क्या हुआ? मर्जर हुआ, दोनों का शेयरिंग है, इसलिए नाम रखा टाटा स्काई। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आओ मैं आपको एक काम करता हूं, एक्चुअल में दिखाता हूं। क्या दिखाऊंगा मैं? क्या बताऊं? मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं मालूम है? मैं आपको दिखा रहा हूं इसका पासवर्ड। फाइन, ये स्क्रीन पे देखना, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं। मैं विकिपीडिया से पूछता हूं, हे विकिपीडिया बता, विकी बताओ, अगर मैं यहां जाता हूं और मैं विकिपीडिया से पूछता हूं, हे विकिपीडिया बताओ ये क्या कॉन्सेप्ट है? कहते इसका नया नाम टाटा प्ले हो गया है। हमने बोला ओके फाइन। उसके पेरेंट कंपनी कौन सी है? टाटा ग्रुप है। जरा उसको देखते हैं ये क्या था पहले। टाटा स्काई वॉज अ जॉइंट वेंचर, इट वॉज अ मर्जर बिटवीन टाटा ग्रुप एंड न्यूज कॉर्पोरेशन, जहां पे कमाई का 80% हिस्सा टाटा ग्रुप को मिलता है और 20% न्यूज कॉर्पोरेशन को मिलता है। तो सर न्यूज कॉर्पोरेशन क्या है? ये भारतीय नहीं, ये कुछ तो अलग ही चीज है। ये है न्यूज कॉर्पोरेशन, उसका कंट्री अलग है। ये देखो इनका मास मीडिया में कॉन्सेप्ट था, हेडक्वार्टर देख सकते कहां का है, एंड दे वांटेड टू स्टार्ट। अब बताओ ये कॉन्ग्लो मर्जर क्यों है? बिकॉज टाटा का कोई संबंध इस डिश टीवी वाले आइटम से नहीं है। ये डिश टीवी समझता ना है? टाटा स्काई, एयरटेल, ये सारे लोग डिश टीवी देते हैं, राइट, जिसपे चैनल चलते हैं, जिससे टाटा का कोई संबंध नहीं है। टाटा के पास क्या है? मोटर, स्टील, नमक, चाय पत्ती, कोई संबंध डिश टीवी से नहीं। मर्ज हो गया, क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ग्लो मर्जर। हैविंग नो कनेक्शन विद द न्यू कंपनी, दोनों के बीच में एब्सोल्युटली देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो कॉमन थ्रेड, ना दोनों के कस्टमर कॉमन, ना दोनों का टेक्नोलॉजी कॉमन। हमारा कॉन्सेप्ट खत्म है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अभी हम देखते हैं एग्जामिनेशन में इसको कैसे लिखा जाना चाहिए। आओ बच्चों देखते हैं। हम जब नोट्स बनाते हैं आपकी किताब में, इसका मतलब आपको एग्जामिनेशन में वैसे लिखना है। कॉन्ग्लो मर्जर के कुछ शब्द जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेंगे, प्लीज राइट डाउन गाइस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
It is the combination of organization that are unrelated to each other. आवाज कम है बोल रहा हूं. That are unrelated to each other. There are no linkage. There are no linkage. दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर टेक्नोलॉजी. ना दोनों के कस्टमर कॉमन, ना दोनों के टेक्नोलॉजी कॉमन. देयर आर नो इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर्स. दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. देयर आर नो इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे? टाटा प्ले. अब उसका नाम टाटा प्ले हो गया है. ये वैसे क्या करती है कंपनी? मास मीडिया. कब आया था? 1980 में. और ये इंडिया में टाटा स्काई कब चालू हुआ? 2006 में. तो इन्होंने पहले पूरे वर्ल्ड में अपना काम किया, फिर लगा इंडिया में आना, चलो टाटा के साथ में आते हैं. तो इनका काम ये धंधा पानी उनका यही है. मीडिया समझता है? मीडिया मतलब अपन जो घर पे न्यूज वगैरह देखते हैं या टीवी देखते हो, सब मीडिया में आता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग गाइस. कम ऑन. एग्जांपल, कैन यू प्लीज राइट एग्जांपल टाटा स्काई मर्जर. चलो आगे बढ़ना चाहता हूं मैं. दोस्तों अपने एक ही मर्जर बाकी, जिसका नाम है वर्टिकल, जो इसके कनेक्शन दूसरे कॉन्सेप्ट से, इसलिए मैं वहां पे रुक रहा हूं. अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं अपने बुक में. मर्जर अलायंस नाम का कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया, खत्म हो गया. अब मुझे जाना है, आप देख रहे हो पूरा के पूरा एक्सपेंशन अपना खत्म हो गया. देखो ऐसा ग्रोथ लिखा था. ग्रोथ में क्या देखा हमने? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन देख लिया. फिर अपने मर्जर और अलायंस भी देख लिया. बोलो ना. फिर मर्जर में अपन ने 4 मर्जर देखे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, कॉन्ग्रो. एक बचा हुआ है, वर्टिकल में पढ़ाऊंगा. फिर अलायंस में अपन ने अलायंस के ओए, एसपी, वो सब देख लिया कल. आप बताओगे अलायंस का कुछ पता है आपको? क्या पढ़ा था हमने? अलायंस इज लाइक व्हाट? एग्जाम्पल देंगे. टाटा स्टारबक्स, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स. अब बात करेंगे और लुक्सोटिका, गूगल, एयर इंडिया. हाँ, एयर इंडिया कहां से है? स्पॉटिफाई, उबर, एलवी, बीएमडब्ल्यू, डॉक्टर्स और मेडिकल शॉप्स. ये सारे जो एग्जाम्पल आपने देखे, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ अलायंसेस. समझ आ रहा अलायंस के एग्जाम्पल कौन से? अब मेरा प्रश्न आपसे है कि जो अलायंसेस होते हैं, वो अलायंसेस के फायदे कौन से? कल हमने देखा था, यू रिमेंबर? आप जरा अपने नोटबुक में झांक के देखो. आपने ओए एसपी ऐसा बोला था. ओए, ओ फॉर, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर, पी फॉर, once again, O for organizational, E for economical, S for strategic, P for. मतलब बताइए, जब दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती है तो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से दे लर्न स्किल्स, कैपेबिलिटीज. एग्जांपल लुक्सोटिका, गूगल. दूसरी बात, इकोनॉमिकल, दे आर एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट. जैसे एग्जांपल कोका कोला ने किया, वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है. दे आर एबल टू डिक्लाइन द कॉस्ट पर यूनिट. एस फॉर स्ट्रेटेजिक, दे आर एबल टू किल द कंपटीशन. वो अपने कॉम्पिटिटर के साथ में मर्ज हो जाते. तो टाटा और स्टारबक्स अलग अलग बिजनेस चालू करते. अरे बोलो, क्या कंपटीशन रहेगी या नहीं रहेगी? एंड पी फॉर मतलब दे आर एबल टू गेन एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट, है ना. फिर हमने इनके डिसएडवांटेज कल देखे थे. बताओ अलायंसेस के 2-3 डिसएडवांटेज.
आपका शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो जाता है, शेयरिंग ऑफ स्किल हो जाता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है, ट्रेड सीक्रेट हो जाते हैं। आपका वो कंप्यूटर भी बन जाएगा फ्यूचर में, हो सकता है वो अपने से सीख के अपना कंप्यूटर बन जाए। और लास्ट में इट इज देयर विलिंगनेस टू अबाइड द एग्रीमेंट्स, हो सकता है दे डोंट फॉलो इट। एवरीवन, दैट्स ऑल गाइस, कम ऑन। तो टाइप एंड अलायंस डिपेंड करता है उनके बीच में कैसा है। अनलेस इट इज मर्जर, इट इज देन इट इज अलायंस। अनलेस इट इज अ मर्जर देन इट इज अलायंस। अभी डॉक्टर्स और मेडिकल का क्या होता है, कोई मर्जर तो होता नहीं है, इट इज जस्ट टाइप। वो टाइप इज नथिंग बट अलायंस। तो आप सही कह रहे हो, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में टाइप इज अलायंस। ओके, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज बहुत ही अच्छा एक केस स्टडी मैं आपके सामने ले रहा हूं। पहले आप बताओ, इस चैप्टर में 4 टाइप की स्ट्रेटेजी है, जानते हो आप कौन सी? स्टेबिलिटी, याद है आपको? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन के बच्चे बहुत होते, सारे बच्चे खत्म हो गए। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? कॉम्बिनेशन। बराबर है? बोलेंगे एक बार, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन। आज मैं रिट्रेंचमेंट से शुरुआत करने जा रहा हूं। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अशुभ चीजें हो सकती है। हर समय जिंदगी में धंधे का अच्छा चलना जरूरी नहीं। कभी कभी हालात बद से बदतर हो जाते हैं, अशुभ संकेत दिखते हैं। दे आर द डेंजर सिग्नल्स। हां, ऐसे समय पे इंसान डाइवेस्टमेंट, रिट्रेंचमेंट, टर्न अराउंड, लिक्विडेशन के बारे में सोचता है। सुनो अभी ध्यान से, मस्त केस स्टडी लेकर आ रहा हूं आपके लिए, अमेजिंग। अभी सब लोग ध्यान दो। अब बताओ बच्चों, क्या जैसे इंसान की तबीयत खराब होती है, क्या बिजनेस की भी तबीयत खराब होती होगी? क्या तबीयत खराब होने पे डायरेक्टली उसको आईसीयू ले जाके ऊपर चढ़ा देते थे? हम हल्लू हल्लू क्या करते हैं? देखो, मरने के 3 स्टेप्स होते हैं। कोई भी धंधा मरता है तो डायरेक्टली लिक्विडेट, यानी कि उसको बंद नहीं करते। अपने पास में जो लिखा ना, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे हो रहे। कितने बच्चे? रिट्रेंचमेंट के हमारे सिलेबस में कितने बच्चे लिखे? 3 बच्चे। क्या नाम है उन 3 बच्चों का? देखो, एक बच्चे का नाम है टर्न अराउंड। क्या नाम है? टर्न अराउंड। उसके बाद में दूसरा बच्चा होगा डाइवेस्टमेंट, और तीसरा बच्चा कौन सा होगा? लिक्विडेशन। समझ में आ रहा है? अभी सुनो पहले। अभी अगर मान लीजिए अशुभ संकेत दिख रहे हैं, तबीयत खराब है, जैसे हमारी तबीयत खराब होती तो हम लोग कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, नहीं ठीक हुआ तो फिर अस्पताल में एडमिट होते हैं, और नहीं हुआ तो आईसीयू में भेजते हैं, और नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं। पर ऐसा नहीं, खांसी आई चढ़ा दो इसको। देखो, हर किसी अशुभ संकेत पर, खांसी आ गई अब बच नहीं सकता, मौत हो गई, ऐसा नहीं होगा ना। हर बार लिक्विडेशन नहीं होता है। कभी कभी चीजें टर्न अराउंड से ठीक हो जाती है, कभी कभी टर्न अराउंड से जो चीजें ठीक नहीं होगी वहां पे हम लोग करते हैं डाइवेस्टमेंट, और जो डाइवेस्टमेंट से ठीक ना हो जाए बाद में करते हैं लिक्विडेशन। यानी कि मरने के 3 स्टेप्स है। लिक्विडेशन इज द लास्ट रिसोर्ट। जब कुछ नहीं बता फिर कंपनी को हम लोग बंद करते हैं। पर जब देखो, इंसान कभी कोई पानी में गिर जाता है, जिसको स्विमिंग नहीं आती वो स्विमिंग टैंक में गिर गया, तो ऐसा नहीं कि वो होश हो जाता, अब मैं मर गया, खत्म हो गया बाप, ऐसा नहीं करता ना। वो फिर भी हाथ पैर मारता है। इंसान की मौत इतनी आसान नहीं है। वो पानी में गिरेगा, अपने आप को कोशिश करेगा। धंधे का भी वैसा है। अशुभ संकेत तो दिखते हैं, इसका मतलब नहीं कल से दुकान बंद। हम पूरी कोशिश करते कि विल कम बैक, तो पहले कोशिश करते हैं टर्न अराउंड से। फिर भी अगर अच्छा नहीं हुआ, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट करने के बाद भी अशुभ संकेत अभी भी जारी है। आखिरी उपाय मौत, लिक्विडेशन। सर एग्जाम्पल बताएंगे अशुभ संकेत का मतलब क्या है? अशुभ संकेत सुनो, टर्न अराउंड कब करते हैं? एग्जामिनेशन में बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखना कितने बार पूछा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, आगे भी है। 16 17 18 19 20 23 24 25 25 बार पूछा है। एमटीपी, आरटीपी, पीवाई सब मिला के इकट्ठा 25 बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन की इज्जत बहुत है।
आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा तो हटा दो, अब मेरे पास देखो। अशुभ संकेत होते हैं, अशुभ। जैसे कि मार्केट शेयर गिर रहा हो, अपना मार्केट शेयर समझता है, जैसे आजकल मारुति का मार्केट शेयर गिर रहा है, मार्केट शेयर गिर रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी। मैं कुछ भी बातें करूंगा ना, मैं आज गंदी बातें करूंगा, कर लो गंदी बात, मैं कुछ भी अच्छा नहीं बोलूंगा। मार्केट शेयर डाउन, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, नेगेटिव कैश फ्लो, अनसैटिस्फाइड कस्टमर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मिसमैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट। हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, कॉम्पिटिटर्स की हवा हो रही है, हमारे कस्टमर अनहैप्पी है, कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी। मैंने जितनी बातें करी, एक भी अच्छी बात करी? इसको बोलते हैं अशुभ संकेत। इंसान टर्न अराउंड कब करता है? जब उसके जीवन में अशुभ संकेत होंगे। सर वो टर्न अराउंड में करते क्या है? अशुभ संकेत दिखने पर डायरेक्टली लिक्विडेशन नहीं करते, वो तो आखिरी उपाय है। अभी तो घरेलू इलाज करेंगे, घर पे ही दवाइयां खाएंगे, उसको बोलते हैं इंटरनल पॉलिसीज पे काम करेंगे, उसको कहते हैं टर्न अराउंड। ऐसे बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने टर्न अराउंड करके अपने जीवन में अपना उद्धार किया, लिक्विडेशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों आओ एग्जांपल देखें, रॉयल एनफील्ड। मित्रों, रॉयल एनफील्ड ने जो काम किया वो टर्न अराउंड किया, और पता है टर्न अराउंड से ही कंपनी इतनी अच्छी हो गई तो डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आओ दोस्तों आज समझे कि आखिर रॉयल एनफील्ड, जिसकी गाड़ी का नाम है बुलेट, किस क्लास में बुलेट है यहां पे? बुलेट आपके पास, आप बुलेट चलाती हो? अरे वाह, आपके पास बुलेट चलाते हैं ऐसा? और जो बुलेट यूज आप भी चलाती हो वो रियली? एक चक्कर मिलेगी हरियाणा, अच्छा उधर आना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों जो बुलेट चलाता है और गलती से उसके हाथ में अपने स्कूटी दे दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बुलेट और रॉयल एनफील्ड अपने आप में एक अलग ऑरा है। वो जो चलाता है उसको फील करता है। आपने बॉलीवुड की कई मूवीज में भी देखा हुआ है इसको। हाँ, कौन सा? कबीर सिंह? ओहो हो। कबीर सिंह में क्या होता है बताऊं? ए प्रीति है, आपने कई सारे मूवीज में, बॉलीवुड में तो आप समझो रॉयल एनफील्ड का जब भी कोई ऐसे मूवी होगी, आप जरा देखना इसको, इस गाने को सिर्फ महसूस करेंगे भाई। मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ मैं देख पा रहा हूं। 5 सेकंड चल रहा होगा। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। आपका फोकस गाड़ी पे होना चाहिए, नहीं की खुशी बेहिसाब थी हिस्से में। बस गाइस, अरे तुम्हारा क्या, मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा इधर, और तीसरी लेक्चर हटा देगा। एनीवेज गाइस, जिसको देखना अकेले में महसूस करे इस गाड़ी को। पर बताना चाहूंगा यहां पे रॉयल एनफील्ड का इस्तेमाल हो, उसी का ही हम लोग एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं। दोस्तों अशुभ संकेत दिखने पर ध्यान से देखिए, इस बंदे का नाम है सिद्धार्थ। किसकी बात कर रहे हैं? यह है सिद्धार्थ लाल, और द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ रॉयल एनफील्ड। यही बंदा जिसी ने रॉयल एनफील्ड को वापस ले गया है। सर कौन है ये बंदा? ये रॉयल एनफील्ड के ओनर है, इनका नाम है सिद्धार्थ लाल। उम्र के 26 साल में ही बिकेम द यंगेस्ट सीईओ। एमबीए पढ़ने के बाद में जब ये अपने घर पे आए तो दादाजी ने कहा, विक्रम लाल ने कहा, विक्रम लाल इनके पापा का नाम है, बोले बेटा अभी रॉयल एनफील्ड बंद करेंगे। बोले पापा क्यों? बोले बेटा बस और नुकसान नहीं देखा जाए, अशुभ संकेत दिख रहे धंधे में। 6000 गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है एक साल में, इतनी कैपेसिटी हमारी है, पर मात्र हम लोग 2000 गाड़ियां बनाते हैं। बोले क्यों? सेल ही नहीं, डिमांड ही नहीं। आवर प्रोडक्ट इज बिकमिंग आउटडेटेड, नोबडी इज लाइकिंग अ प्रोडक्ट। बोले बेटा इट्स टाइम टू क्लोज। बोले पापा नहीं, एक मौका। बोले बेटा अब कुछ नहीं होगा। बोले नहीं, एक बार सिर्फ। बेटे ने एमबीए किया था। इतना क्रेजी है इंसान है, इतना क्रेजी है,
ये जब भी टर्न अराउंड का नाम आता है ना, तो गूगल सिर्फ इसका नाम बताता है। ये फेमस केस स्टडी है कि इसने गिरते हुए डूबते जहाज को उठाया, और ऐसा नहीं उठाया, ये कंपनी का नाम है। कोई बताएगा मुझे इसके कंपनी का नाम क्या है? अरे वाह मेरे बच्चों, आइशर। आइशर शेयर प्राइस। अब जरा देखते हैं ये कंपनी का मार्केट वैल्यू देखते हैं। ये कंपनी 1.5 लाख करोड़ की है। सर ये आइशर क्या है? आइशर इज द पेरेंट कंपनी ऑफ रॉयल एनफील्ड। आइशर आपने ट्रक्स देखी होगी ना, तो साथ में इनका जो आइशर का सबसे बड़ा जो बच्चा है ना, रॉयल एनफील्ड। आइशर की मेन कमाई ट्रक से नहीं है, रॉयल एनफील्ड से। और दोस्तों एक जमाने में जो रॉयल एनफील्ड सेल पर मंथ 2024, जरा देख सकते हैं कितनी गाड़ियां बिकती है। 2024 में इन्होंने 8.5 लाख बाइक्स बेची, जो एक जमाने में साल में 2000 बिक रही थी। ये वही सिद्धार्थ लाल है जिसने कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ लाल। बोले पापा मैं इस कंपनी को ऐसे मरने नहीं दूंगा। लोगों के लिए रॉयल एनफील्ड एक गाड़ी नहीं, एक इमोशन था। बिकॉज जिसको रॉयल एनफील्ड पसंद है वो कोई और गाड़ी लेता नहीं है, उसको गाड़ी चलती ही नहीं, उसको फीलिंग नहीं आती। बोले पापा इतनी अच्छी कंपनी को कैसे बंद कर सकते हैं? पता क्या किया? साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक ये दीवाना इंसान, कॉलेज का बच्चा, बुलेट पे निकला, गांव गांव में रुकता। आपको पता है बुलेट के बहुत सारी गैंग्स होती है, मतलब बुलेट की झुंड होती है, झुंड। और वहां पे हर शहर में उसके बुलेट की क्लब और ग्रुप्स होते हैं। वहां पे जाके मिलता, उनसे पूछता भाई अपने बुलेट का प्रॉब्लम क्या है, बिकती क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। वो क्या कर रहा है? कंपनी को लिक्विडेट नहीं किया, टर्न अराउंड। अशुभ संकेत दिखे टर्न अराउंड में क्या करता है इंसान? ट्राइंग टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। पूरा नॉर्थ इंडिया तक 2-3 महीने से बाइक पे घूमते रहे, जस्ट ट्राइंग टू टेक द फीडबैक कि आखिर हुआ क्या है, ये चलता क्यों नहीं, इतनी अच्छी गाड़ी जो चल रही थी अचानक से सेल कैसे कम हो गया। देन आफ्टर हैविंग लॉट्स ऑफ डिस्कशन ही गॉट टू नो अपने गाड़ी का वेट ज्यादा है। जब गाड़ी गिरती है तो इंसान उठ जाता है, और उसका एक प्रॉब्लम है बैक किक का। अगर उसकी किक अगर आपने ढीलेपन से मारी तो इंसान फ्रैक्चर होता है। इट इज लाइक दैट, वो क्रेजी है। उसका जो आवाज आता है वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर जब वो आपको बजाती है ना, पुलिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेट। लड़के इसको कभी भी चला ही नहीं सकती। दूसरी बात हेवी वेट। तीसरी बात इसके प्रॉब्लम क्या है कि ऑयल लीकेज, इसका ऑयल लीकेज होता है, और इसका इंजन सीज होता है ठंड में। ठंड के दिनों में गाड़ी उठती नहीं है, उसका इंजन में ऑयल थोड़ा सा जम जाता है तो गाड़ी उठती नहीं, उसको बोलते इंजन सीज हो जाता है। उसका कभी कभी एक्सेलेरेटर, वो क्या बोलते हैं एक्सेलेरेटर में, सॉरी क्लच में, क्लच उसका वायर, क्लच की वायर सीज हो जाती, वो फर्क नहीं पड़ता। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था गियर की पोजीशन। जनरली गियर लेफ्ट में होते हैं और राइट में ब्रेक होता है जनरली, इसका उल्टा है। इसका जो गियर है ना वो राइट में, समझ रहे हो? अगर सोचो आपको, आप समझो पल्सर चला के और डायरेक्ट बुलेट में बैठे, आपको दबाना था गियर, दबाए ब्रेक, और जो पीछे चिंटी थी वो सीधा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आती। भाई इस गाड़ी के अपने अलग प्रॉब्लम थे, और ये प्रॉब्लम किसने ढूंढे? सिद्धार्थ लाल एक एक चीज को जाके ढूंढ रहा था, गलियों गलियों में घूमा। इतना दीवाना, अपने बारात में लोग किसमें जाते? घोड़े पे। इसको इतनी मोहब्बत थी, ये बुलेट पे गया था। मतलब क्रेजी, उसके रात दिन यही दिमाग में था कि कैसे बुलेट ऊपर जाएगी। और इसी की वजह से ये टर्न अराउंड से कंपनी कम बैक करती है, डाइवेस्टमेंट लिक्विडेशन की जरूरत ही नहीं पड़े। अरे घर के इलाज में अगर ठीक होता आईसीयू में क्यों जाऊंगा? आईसीयू में तब जाता है घर पे इलाज ठीक नहीं। लिक्विडेशन का वो एक लास्ट रिसोर्ट है, भाई कुछ नहीं बचा, चलो अब बस अब बंद ही कर देते। जैसे कि किंगफिशर बंद, जैसे कि जेट एयरवेज बंद, जैसे कि बिग बाजार बंद, ये लिक्विडेट हो गए। कोई भी इंसान लिक्विडेशन में आता नहीं। पहला स्टेप है टर्न अराउंड से इंसान अपने आप को ठीक करता है, नहीं ठीक हुआ डाइवेस्टमेंट करता है, और अंतिम में ही वो लिक्विडेट करता है। तो आज तक जितनी कंपनियां बंद हुई ना, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई है, जेट एयरवेज बंद हुई है, ये डायरेक्टली मौत नहीं हुई। इन्होंने भी टर्न अराउंड किया पर अनसक्सेसफुल रहा, इन्होंने भी डाइवेस्टमेंट किया, अनसक्सेसफुल रहा, एंड देन दे वेंट फॉर लिक्विडेशन। सो आओ बच्चों, इसकी केस स्टडी देखने से पहले देखते हैं एक खास वीडियो जो है
रॉयल एनफील्ड के ऊपर। कौन सा वीडियो देखने हैं भैया? रॉयल ए प्रीति वगैरह कुछ नहीं दिखेगा बेटा यार। मटेरियल इस बुक में अवेलेबल है। ये पॉकेट एफएम पर में शुमार किया जाता है। वो आज से करीब 25 साल पहले ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर साल 2000 में जब इस कंपनी की बागडोर सिद्धार्थ लाल के हाथों में सौंपी गई तो उसके बाद इस कंपनी की तकदीर ही बदल गई और सिर्फ 15 सालों में ये पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रॉयल एनफील्ड की शुरुआत आखिर किस तरह से हुई थी, ये कंपनी बंद होने के कगार पर क्यों पहुंची थी और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिन्होंने ना सिर्फ इसे डूबने से बचाया बल्कि इसे दुनिया की सबसे कामयाब मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक बना दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं रॉयल एनफील्ड के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, आज हमारे देश के ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि रॉयल एनफील्ड एक इंडियन ब्रांड है, लेकिन रियलिटी ये है कि भाई क्या चक्कर है इसका दोस्तों, आज शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रॉयल एनफील्ड मतलब यूट्यूब का नाम ना सुना हो। वाईफाई कनेक्टेड बराबर यही ना वाईफाई। ये पुणे क्या लिखा है? तो यूट्यूब में ग्लिच है। अकेले भारत में सेल कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस रॉयल एनफील्ड को आज दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियों में शुमार किया जाता है, वो आज से करीब 25 साल पहले ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर साल 2000 में जब इस कंपनी की बागडोर सिद्धार्थ लाल के हाथों में सौंपी गई तो उसके बाद इस कंपनी की तकदीर ही बदल गई और सिर्फ 15 सालों में ये पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रॉयल एनफील्ड की शुरुआत आखिर किस तरह से हुई थी, ये कंपनी बंद होने के कगार पर क्यों पहुंची थी और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिन्होंने ना सिर्फ इसे डूबने से बचाया बल्कि इसे दुनिया की सबसे कामयाब मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक बना दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं रॉयल एनफील्ड के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, आज हमारे देश के ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि रॉयल एनफील्ड एक इंडियन ब्रांड है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस कंपनी की शुरुआत आज से करीब 122 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। दरअसल रॉयल एनफील्ड की ये स्टोरी इंग्लैंड के रेटिश टाउन में साल 1851 से शुरू होती है, जहां जॉर्ज टाउनसेंड नाम के एक व्यक्ति ने सिलाई की सुई बनाने का बिजनेस शुरू किया था। इसके बाद 1882 में जॉर्ज के बेटे अपने पिता के उस बिजनेस को ज्वाइन किया और फैक्ट्री में नीडल्स के साथ साइकिल्स के पार्ट भी बनाना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते साल 1886 तक ये कंपनी कंप्लीट साइकिल्स बनाने लगी, लेकिन लगातार लॉस में चलने की वजह से साल 1891 में ये कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। ऐसे में जॉर्ज टाउनसेंड ने जिन बैंक से अपनी इस कंपनी के ऊपर लोन लिया हुआ था, इसकी बागडोर अल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वाकर स्मिथ नाम के 2 लोगों को सौंप दी और कंपनी का नाम बदलकर एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया। कुछ समय के बाद ये कंपनी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में उतरने लगी और फिर इन्होंने साल 1901 में इतिहास की पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को मार्केट में लॉन्च कर दिया। हालांकि इसके बाद भी कंपनी ने कई अलग अलग मोटरसाइकिल लॉन्च किए, लेकिन उनमें से कोई भी बाइक मार्केट में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन दोस्तों, फिर साल 1932 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस कंपनी की तकदीर ही बदल गई। दरअसल वो समय 1932 का ही था जिसमें रॉयल एनफील्ड ने अपनी आइकॉनिक बाइक बुलेट को लॉन्च किया था। दोस्तों, ये अपने समय की सबसे स्टाइलिश और पावरफुल बाइक्स में से एक थी और लॉन्च होते ही लोगों के बीच इसकी डिमांड काफी बाद इसकी सेल्स तेजी से नीचे गिरने लगी और ये कंपनी एक बार फिर से नुकसान में आ गई। दोस्तों, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी के लिए मोटरसाइकिल्स की जरूरत थी। सरकार एक ऐसी बाइक खोज रही थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सके और क्योंकि बुलेट अपनी मजबूती के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में रॉयल एनफील्ड को 800 बुलेट का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने साल 1955 में इंडियन कंपनी मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली और फिर 1962 में मद्रास मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड की टूली खरीदकर बुलेट को पूरी तरह मेड इन इंडिया बना दिया। और दोस्तों, इसके बाद 3 दशकों तक रॉयल एनफील्ड को मद्रास मोटर्स ने खुद चलाया, लेकिन कोई खास कामयाबी ना मिल पाने के कारण साल 1994 में उन्होंने इसे आयशर मोटर्स को बेच दिया। समझा, इसके तीसरा बायर है ये। पहले ब्रिटिश ने चलाया, फिर मद्रास ने चलाया, फिर आयशर ने फाइनली बाय किया और अभी भी उसका आयशर ओनर है। अब आयशर मोटर्स ने जब रॉयल एनफील्ड को खरीदा तो उस समय उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। हालांकि उन्होंने इसे फिर से सक्सेसफुल बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन 6 साल तक प्रयास करने के बाद जब रॉयल एनफील्ड की कंडीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया तो आयशर मोटर्स ने इसे हमेशा के लिए बंद करने का मन बना लिया। ऐसे में जब ये कंपनी बंद होने ही वाली थी तभी आयशर मोटर्स के फाउंडर मोहनलाल जी के बेटे सिद्धार्थ लाल ने कंपनी के बोर्ड मेंबर्स से इसे बचाने के लिए क्या बोला? अभी अब अपना कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है। जो टर्न अराउंड है आपको समझना पड़ेगा। ये समझ गया तो क्वेश्चन पूरा समझ गया और इसको आईसीआई ने अब तक 13 टाइम्स पूछा हुआ है। ये वही टर्न अराउंड है। ये एग्जाम्पल याद रखोगे, वो 13 टाइम्स वाला सवाल आपको ऐसा समझेगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझो इन्होंने जो किया वही किताब में लिखा हुआ है। इनफैक्ट मैं लगता हूं किताब लिखा है इसको देख के।
ये एग्जैक्टली वही कर रहा है जो अपने किताब में लिखा हुआ। एक बार एक स्टोरी को समझेंगे, बुक में वही लिखा है प्रैक्टिकल। ये एक आखिरी चांस मांगा और दोस्तों बोर्ड मेंबर्स उन्हें ये आखिरी मौका देने के लिए राजी हो गए। इस तरह दोस्तों साल 2000 में रॉयल एनफील्ड किसको मौका मिला? बोले ठीक है यार, मेरे को टाइम दो यार, ऐसे मत करो। की पूरी जिम्मेदारी सिद्धार्थ लाल ने अपने कंधों पर ले ली और फिर उसके बाद जो हुआ वो वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं था। दरअसल जो कंपनी बर्बाद होकर खत्म हो चुकी थी वो सिर्फ कुछ ही सालों में मिड साइज बाइक सेगमेंट की मार्केट लीडर बन गई। तो चलिए जानते हैं कि सिद्धार्थ लाल ने आखिर कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिन्होंने रॉयल एनफील्ड को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी में से एक बना दिया। नंबर 1, बी योर ओन कस्टमर। दोस्तों रॉयल एनफील्ड की जिम्मेदारी संभालने के बाद सिद्धार्थ लाल ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने अपनी बाइक को एक कस्टमर के नजरिए से देखना शुरू किया। दरअसल सिद्धार्थ लाल इस बात को लेकर परेशान थे कि लोगों के बीच इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी आखिर रॉयल एनफील्ड की सेल्स इतनी ज्यादा डाउन क्यों है। और काफी सोचने के बाद उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि इस सवाल का जवाब उन्हें सिर्फ तभी मिल सकता है जब वो खुद एक कस्टमर बनकर इस बाइक को यूज करेंगे। दोस्तों सिद्धार्थ खुद एक 26 साल के पैशनेट राइडर थे, तो वैसे में उन्होंने एक रॉयल एनफील्ड बाइक उठाई और उसे लेकर एक लॉन्ग ट्रिप पर निकल गए ताकि अपने प्रोडक्ट्स के सभी प्लस और माइनस पॉइंट को अच्छी तरह गहराई से समझा जा सके। दोस्तों सिद्धार्थ लाल की तरह अगर आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप रिच डैड पुअर डैड और बुक से आप सीख पर सुना एंड मुझे पर आपको केवल हेल्प बुक्स डिफरेंट आप ऑडियो बुक को एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अभी कस्टमर उनकी बाइक से क्या चाहता है और बाइक की कौन कौन सी चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और दोस्तों यहाँ पर उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी ज्यादा काम आई। दरअसल उन्होंने बाइक्स में कई टेक्निकल बदलाव किए, जैसे गियर प्लेट जो पहले रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में राइट लेग की तरफ होती थी उसे लेफ्ट में लाया गया। साथ ही पहले जहाँ अब अपने बुक में जो कॉन्सेप्ट है ना उससे लिंक करते हैं। एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड ऐसा लिखा हुआ है, देखो आपकी किताब में लिखा हुआ है। मेरा वीडियो चल रहा है इसलिए मैं वो स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं। आपके बुक में पेज नंबर 4.14 पे एक्शन प्लान दिख रहा होगा, देख पा रहे हो? उसमें आपको 5 पॉइंट दिख रहे होंगे। क्या आपको पहला पॉइंट दिख रहा है? क्या नाम है? यानी प्रॉब्लम क्या हुआ? अपना सेल कम हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं पहले मुझे बताओ व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये देखो अपना सेल दिन ब दिन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये अपना प्रॉब्लम है। इधर देखो मैं आपको दिखता हूं। आपको मैं दिखा रहा हूं इनका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या सेल कम हुआ, कैसे हुआ। ओके लुक हियर, यहां पे बताएंगे कि इन्होंने जो काम किया था इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना सेल कम हुआ, इतना सेल कम हुआ कि बस अभी ऐसा लगा कि बंद ही कर देना चाहिए। क्या लिखा है? It was before 2000 that Royal Enfield was losing its customer and failing to achieve new customer base. ये तब का दर्द है, इसको बोलते हैं अशुभ संकेत। Reason being people were happy with the traditional bullet bikes and were not in position to welcome new innovation that Enfield bought. That was when in 2000 when the board of director of Eicher Motor decided either shut down or sell off the company's Chennai based motorcycle division. Production कितना हो गया? कितना है? 2000 बाइक्स में कैपेसिटी कितना था उसका? यानी कि आपको पॉइंट नंबर 1 का आंसर मिल गया आपके बुक में। क्या लिखा है वहां पे? हाँ तो क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये भाई 6000 यूनिट बना रहा हूं, बनाने की क्षमता है और मैं बना कितना रहा हूं। नॉट ओनली दैट देयर वर कंप्लेंट्स अबाउट द इंजन सीजर, या जो भी होगा ये इतना, क्या आपको लगता नहीं ये प्रॉब्लम है ना? तो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पॉइंट इन योर बुक? तो अपन क्या करेंगे, सुनो जरा, आप नोटबुक पे आएंगे, मेरा वीडियो भी चलता रहेगा और आपका आंसर भी चलता है, क्योंकि मैं वीडियो से इसको लिंक कराना चाहता हूं। तो आपके नोटबुक पे आएंगे और वहां पे लिखेंगे आप एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। एक्शन प्लान, देखो यहां पे लिखा है एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। क्या एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड है? एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड क्या लिखा सबसे पहले? वहां पे लिखो टर्न अराउंड वुड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेजेस। टर्न अराउंड वुड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेजेस। टर्न अराउंड वुड इन्वॉल्व, सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है आज, क्या आवाज में ग्लिच है? बेटा हेमंत काम नहीं कर रहा ठीक से, अब क्या करो? आप बताएंगे क्या लिखा है यहां पे?
सबसे पहले स्टेज 1 असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम. नंबर 1 इज व्हाट? असेसमेंट ऑफ करंट. हमारा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लिखो. अपन रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल भी लिखेंगे और बुक को भी कवर करेंगे. तो क्या प्रॉब्लम है लिखो. हमने बुक में इसमें क्या पढ़ा था कि यहां पे इन्होंने अभी हमें क्या बोला था? ये देखो, प्रोडक्शन लेसन टू 2000 बाइक्स व्हेन द कैपेसिटी. लिखो, प्रोडक्शन reduced to 2000 bikes. Production reduced to 2000 bikes. 2000 bikes. When the capacity was how much? 6000 units. When the capacity was 6000 units. अब जरा इधर देखना है प्रॉब्लम क्या हुआ. इधर देखना क्या लिखा है अपने बुक के हिसाब से. द फर्स्ट स्टेप, दर्द होने के बाद में अशुभ संकेत में क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप इज टू असेस द करंट प्रॉब्लम. क्या बोला? करंट प्रॉब्लम को ढूंढो एंड गेट द रूट कॉजेस एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज द प्रॉब्लम हैज कॉज्ड. वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, द रिसोर्सेज शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स दोस एरियाज essential to efficiently work on correcting and repairing any immediate issues. यानी सबसे पहले क्या करना चाहिए हमने? इस पूरे लाइन में एग्जामिनेशन में क्या लिखोगे आप? आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? फर्स्ट स्टेप इज टू असेस. क्या लिखा है? करंट प्रॉब्लम. आखिर प्रॉब्लम क्या है? सेल कम हो रहा है. और व्हाट इज द रूट कॉज? लोगों को हम पसंद नहीं आ रहे. लोगों को अब हमारी गाड़ियां, अब वो जानना पड़ेगा क्यों अच्छी नहीं लगी. वो सेकंड स्टेप में एनालाइज. हमारी गाड़ियों का सेल कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि लोगों को हम पसंद नहीं आ रहे. पता नहीं क्यों. लोगों को दूसरी की पसंद आ रही, हमारी नहीं. ये पॉइंट 1 है. अब एग्जैक्टली उनको दूसरों की अच्छी क्यों लगती है, हमारी क्यों नहीं, इसको सेकंड स्टेप पे जानेंगे. एक पता है 1 और 2 में फर्क क्या है? 1 में लिखा है व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड पॉइंट नंबर 2 इज नॉट व्हाट, इट इज व्हाई. नहीं समझा? ये प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? लोग हमें खरीद नहीं रहे. हमारा इंजन सीज हो रहा है, हमारी गाड़ी का गियर में प्रॉब्लम है, हमारी गाड़ी का हेवी वेट है. ये सब पॉइंट 2 में आता है. मतलब पॉइंट 1 और 2 में फर्क है. पॉइंट 1 ने देखा हमारा सेल कम हो रहा है. पॉइंट नंबर 2 ने देखा क्यों कम हो रहा है. एक है व्हाट, एक है व्हाई. क्या हुआ? दूसरे में क्यों हुआ. समझ आ रहा है 1 और 2 का फर्क क्या है? तो अब लिखेंगे the first step is to assess. The first step is to assess. The first step is to assess the current problems. And get to the root causes. And get to the root causes. और इन्होंने लिखा है एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज द प्रॉब्लम हैज कॉज्ड. तो कितना प्रॉब्लम कॉज्ड हुआ? 6000 का हम 2000 पे पहुंचे. एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, भाई कितना बिकना चाहिए था? 6000. कितना बिक रहा है? 2000. तो बहुत इतना बड़ा एक्सटेंट तक हमारे ऊपर डैमेज कॉज्ड हुआ है. द एक्सटेंट ऑफ डैमेज द प्रॉब्लम हैज कॉज्ड. सर क्या ऐसे ही शब्द आना चाहिए? एग्जैक्टली ऐसा लिखोगे तो पूरे मार्क्स. सर नहीं लिखेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके अब बताएंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 2 क्या है? लिखो एनालाइज. समझ रहे हैं? पहले तो प्रॉब्लम ढूंढा, अब एनालाइज करके ऐसा क्यों हुआ. स्टेज नंबर 2, एनालाइज द सिचुएशन. एनालाइज द सिचुएशन. बस इतना ही लिखना. अब जरा मैं वीडियो की तरफ जाता हूं कि वीडियो में क्या बोल रहा है ये. इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी, इसी चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है. और दोस्तों यहाँ से फिलहाल ने जब खुद अपनी उन बाइक्स पर हजारों किलोमीटर का सफर तय किया तो उससे जुड़ी, अब वो क्या कर रहा है? प्रॉब्लम तो समझ गए, अब वो कावरा बावरा हो गए. ही हैज गॉन क्रेजी. हुआ कैसे? दूसरी गाड़ियां बिक रही, हीरो होंडा बिक रही है, बजाज बिक रही, मेरे में क्या नहीं है.
अब नाउ ही वांट्स टू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। हर एक वीकनेस के बारे में उन्हें सब कुछ समझ आ गया, जैसे बाइक में क्या क्या कमियां हैं, कस्टमर उनकी बाइक से क्या चाहता है और बाइक की कौन कौन सी चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और दोस्तों यहाँ पर उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफी ज्यादा काम आई। दरअसल उन्होंने बाइक्स में कई टेक्निकल बदलाव किए, जैसे गियर प्लेट जो पहले रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में राइट लेग की तरफ होती थी उसे लेफ्ट में लाया गया। यानी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिखो पॉइंट नंबर 2 में, क्या प्रॉब्लम एनालिसिस किया? गियर पोजीशन। गियर पोजीशन जनरली कहां होती? लेफ्ट में, इसकी कहां है? राइट में। साथ ही पहले जहां रॉयल एनफील्ड की बाइक सिर्फ किक स्टार्ट के साथ आती थी, उनमें सेल्फ स्टार्ट भी ऐड कर। किक स्टार्ट, क्योंकि आजकल क्या आ गया था? बटन स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट। तो इनकी गाड़ी में सिर्फ किक स्टार्ट ही था। किक समझते हैं ना? पैर से मारो, क्योंकि उस समय बुलेट की किक इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी कि बाइक को स्टार्ट करते वक्त कई बार लोगों लिखो इंजरीज, फ्रैक्चर, आईसीयू। इतना मत लिखना, सिर्फ इंजरीज लिखना। किक इंजरीज, के पैर में गंभीर चोट लग जाती थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ बाइक की दूसरी चीजों में भी कई जरूरी बदलाव किए, लेकिन ये चेंजेस करते वक्त उन्होंने इस बात लिखो वहां पे हेवी वेट। हेवी वेट, इंजन सीज। सीज यानी कि आप किक मारते रहो, कुछ नहीं होगा, उसको चालू ही नहीं होगी। कभी कुछ लोगों ने, बच्चों ने महसूस किया होगा कभी ना, किक मारते मारते उसको उठती नहीं गाड़ी, हो जाता है राइट ऐसे, ठीक है। कभी खास ध्यान रखा था। ये पॉइंट नंबर 2 है, आपको समझा? एनालिसिस किया। फिर अब बताओ आपके बुक के हिसाब से पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा? एनालाइज द सिचुएशन। आप लिख रहे हो क्या एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हो रहा? तो क्यों हो रहा बताओ? पहले में सोचा कि लोग बाइक नहीं खरीद रहे, आप बोला कि क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि इंजन सीज हो जाता है, बहुत हेवी वेट हो जाता है, गियर की पोजीशन ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या लिखा है यहां पे देखो, बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंजेस determine the chances of the business survival, identify appropriate strategies and develop preliminary action plan। यहां लिखा है for this one should look for the viable core businesses, adequate bridge financing, ये सब लिखा है। analyze the, क्या लिखा है? अब इतना फेंकने के बाद में अब बोल रहा है एनालाइज, आखिर हमारे अंदर क्या अच्छा है। इसलिए वो कहा गया पूरे इंडिया भ्रमण करते रहा, फिर जाना कि अच्छा क्या बुरा क्या है। लिखो एनालाइज कि हमारी गाड़ी में अच्छाई क्या और बुराई क्या। Analyze the strength and weakness. Also determine the chances of business survival. आपको समझा इसका मतलब क्या है? ये क्यों देखते हैं? अगर पॉइंट नंबर 2 में आपको समझ गया कि गाड़ी में इतना दर्द है कि मतलब इसका मतलब कुछ भी ठीक कर दो तभी लोग बहुत ही इससे नाराज है, और कुछ बहुत अच्छी चीज बाजार में, अब फॉर एग्जांपल कोई घर पे ही था, आज अचानक से उसको एमआरआई किया और उसको कैंसर का 4th स्टेज घर पे ही मालूम चल गया, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? अब इनकी ओवर 90 है, एक काम करो, इनको घर पे रहने दो, यही से सुख से जाने दो, काहे उनको अस्पताल ले जाके। समझते हो कभी भी होता है ऐसे? बोले मत करो इनके साथ कुछ, ये ऐसे ही जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि वैसे भी चांस नहीं है। यहां पे बोल रहा है तुम आगे वाली मेहनत करो, अगर देयर इज अ चांसेस ऑफ, अरे यार अगर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ही नहीं तो फिर छोड़ दो ना, काहे उसको वापस ठीक करोगे? वैसे भी ठीक करने में भी नहीं चलेंगे, इट्स बेटर उसको क्लोज डाउन कर दो। तो यहां पे ये चेक करना जरूरी, व्हाट आर दी चांसेस ऑफ सर्वाइव। आगे देखना क्या लिख रहा है। Once the major problems and opportunities are identified, अगर एक बार आपको समझा कि ये गियर की वजह से हो रहा है, इंजन की वजह से हो रहा है, डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, जो आपको अगले पॉइंट में लिखा है कि हम लोग प्लान बनाएंगे। तो आपको लगता है ये लाइन एक्चुअली आईसीआई नहीं, ये जो पॉइंट है ना एक्चुअली अगले लाइन का है कि भाई अब प्लान तो अगले प्लान में बना रहे ना, फिर अगले प्लान में क्या लिखोगे? तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में। अब एक काम करो, एक सुनो जरा, सुनो एक मिनट, मेरे ख्याल से यहां पे उन्होंने लिखा कि इंप्लीमेंट करते, मैं इसका भी पढ़ता हूं। इफ द ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल स्टेज एन एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान मस्ट बी डेवलप, तो इधर भी तो वही लिखा था डेवलप, तो इसलिए अपन ने क्या करना चाहिए, ये वाला लाइन जो है ना इसके लायक नहीं है, ये एक्चुअली यहां पे आना चाहिए कि प्लान बनाओ। तो क्या प्लान बनाएंगे? अगर आप यहां पे होते तो, आप अगर सिद्धार्थ लाल होते तो क्या करते? छोड़ देते या कुछ करते? अब आपको दर्द मालूम हुआ, तो दर्द मालूम तो क्या दर्द की दवा ढूंढेंगे, तो क्या करेंगे? पूरे बाइक को रिडिफाइन कर देंगे। पता है क्या किया उसने पूरे बाइक में एल्यूमिनियम चालू कर दिया। पहले लोखंड यानी कि आयरन से बनती थी वो, ही स्टार्टेड यूजिंग, ताकि उसका वेट और गाड़ी का जो उनका रफ एंड टफ लुक था ना, उन्होंने थोड़ा सा उसको
स्पोर्ट और बहुत सारी गाड़ियां नहीं इंट्रोड्यूस की, हिमालय, इंटरसेप्टर और कुछ भाई थंडरबर्ड, कॉन्टिनेंटल कुछ नाम है ना, हाँ, ये बहुत सारी थंडरस्टॉर्म, ये सब इंट्रोड्यूस किया। उसको समझा कि यार हर कोई इंसान को ऐसा तो रफ एंड टफ बुलेट लेके देखो, कुछ लोगों को बुलेट का वो आवाज पसंद है, पर कुछ लोगों को रॉयल एनफील्ड चाहिए, पर ऐसा एकदम में आवाज नहीं कि पूरी सोसाइटी परेशान, उनको थोड़ा सा मतलब गाड़ी दिखना चाहिए वैसी, पर अंदर लाइट चाहिए। अभी देखना आजकल आपको मैं कहूंगा कौन सी गाड़ी, हंटर, दिखती वैसी ही है, पर इट इज अगेन लाइट वेट सब बहुत हेवी नहीं है। तो उसको ही समझा, अच्छा तो पॉइंट नंबर 3 में क्या किया उसने, बहुत सारी गाड़ियां इंट्रोड्यूस की, गियर बॉक्स को चेंज किया, इंजन को लाइट किया, उसने किक स्टार्ट के बदले सेल्फ स्टार्ट लॉन्च कर दिया। ये सब कहां पे क्या, 2 में क्या 3 में, 2 दर्द है, 3 दर्द की दवा है। 2 में दर्द हुआ, 3 में दर्द की दवा मिली। 2 में तो आपको समझा ना कि क्या क्या दर्द है, तो 3 में क्या करोगे, दर्द का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब एक काम करो, लिखो जरा, इंप्लीमेंटिंग एन एक्शन प्लान। इंप्लीमेंटिंग एन एक्शन प्लान। क्या लिख रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है पेशेंट है। If the organization is in critical stage, appropriate action must be developed to stop bleeding and enable organization to survive. मतलब कोई पेशेंट क्रिटिकल है, एक्सीडेंट हुआ है तो उसका ब्लीडिंग रुकाओ और उसके चांसेस बढ़ाओ। द प्लान टिपिकली इंक्लूड्स, बताओ क्या प्लान बनाएंगे, एचआर अच्छा करेंगे। अरे अपन तो रॉयल एनफील्ड का देख रहे हैं, पर इन जनरल तो दर्द तो बहुत सारे होते होंगे, क्या नहीं होते होंगे। देखो मेरे पास इतना डेटा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसको खत्म कर दे 2 मिनट में, मैं आपको ऐसे भारी भारी एग्जांपल टर्न अराउंड क्यों दे सकता हूं। एक बार सिर्फ देखो और उन सारे एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए फिर वो डेटा पढ़ेंगे ना, आपको और दिमाग में आएगा। इधर एक बार देखना था कि इससे बाइक की विंटेज लुक में कोई बदलाव ना आए, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक डिजाइन ही है जो हमेशा से उसकी एक अलग पहचान बनाती है, और उनके ये सब चेंजेस करने की वजह से बाइक्स की सेल्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। नंबर 3, चेंज दी परसेप्शन। दोस्तों आज से करीब 20 साल पहले तक भारत के ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि हैवी बाइक सिर्फ टूरिंग के लिए ही बनाई जाती है और डेली यूज में उनका कोई काम नहीं होता। दोस्तों सिद्धार्थ लाल ये अच्छी तरह जानते थे कि रॉयल एनफील्ड को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें लोगों का ये परसेप्शन किसी भी हाल में चेंज करना होगा, वरना कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। हालांकि अर्ली 2000 में भारत के अंदर 100 से 150 सीसी की बाइक्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट थी। ऐसे में यानी कि हीरो होंडा आके बजाया था उसको, बहुत पैशन वो जो गाड़ी है ना, पैशन, पल्सर, करिश्मा, स्प्लेंडर, वो आए और इसका वाट लग गया था, तब की बात है। सिद्धार्थ लाल अगर चाहते तो वो भी 100 से 150 सीसी बाइक बनाकर बजाज और हीरो होंडा की तरह तेजी से ग्रो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि हैवी बाइक्स बनाना रॉयल एनफील्ड की एक पहचान और लेगेसी है, और इसीलिए उन्होंने तय किया कि चाहे भारत में मिड साइज बाइक की मार्केट कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो उसी स्पेस में ग्रो करेंगे। इस तरह लोगों की सोच बदलने के लिए सिद्धार्थ लाल खुद अपनी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने कई ऐसे कमाल के एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी रन किए, जिनके जरिए उन्होंने लोगों को समझाया कि हैवी बाइक सिर्फ दूध बेचने या टूरिंग के लिए ही यूज नहीं होती, बल्कि हल्की बाइक की तरह उन्हें भी डे टू डे लाइफ में यूज किया जा सकता है। और अपनी इन्हीं सभी कोशिशों की मदद से वे लोगों का परसेप्शन चेंज करने में पूरी तरह सफल भी रहे। नंबर 4, फोकस ओनली ऑन वन थिंग। दोस्तों साल 2004 में जब सिद्धार्थ लाल को आयशर ग्रुप का सीईओ बनाया गया, तो उस समय इस कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस हुआ करते थे, जिनमें कमर्शियल व्हीकल्स के साथ ही कंसल्टेंसी सर्विसेज, गारमेंट्स और फुटवेयर जैसे बिजनेस भी शामिल थे। और उसी समय सिद्धार्थ लाल ने एक ऐसा डिसीजन लिया था जो शायद उनकी जगह कोई और ना ले पाता। दरअसल उन्होंने रॉयल एनफील्ड पर फोकस बढ़ाने के लिए अपने 15 में से 13 बिजनेस को सेल कर दिया, जिसमें कंपनी का सबसे 15 में से, और वो बोला कि लेट्स फोकस ओनली ऑन वन थिंग, पहला ट्रैक्टर बिजनेस भी शामिल था। इस तरह उन्होंने सिर्फ मोटरसाइकिल और ट्रक के बिजनेस को कंटिन्यू रखा। असल में उनका ऐसा मानना था कि कई सारे बिजनेस को चलाने से ज्यादा बेहतर है कि 1 या 2 बिजनेस को सही ढंग से चलाकर उन्हें मार्केट लीडर बनाया जाए, और दोस्तों उन्होंने इसे सही साबित करके दिखाया। नंबर 5, बिल्डिंग अ कम्युनिटी। दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडिया में मोटरसाइकिल ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह की फैन फॉलोइंग रॉयल एनफील्ड के पास है, वैसे ही और किसी के पास नहीं है। आज इस बाइक का सिर्फ नाम सुनकर एक अलग प्रीमियम किस्म की फीलिंग आती है। दरअसल ये कंपनी बाकी सारी चीजों के साथ साथ अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने पर काफी ज्यादा फोकस करती है। दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं होगा कि ये कंपनी हार्डकोर रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए कई सारे टूर्स, इवेंट्स और एडवेंचर ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें रॉयल एनफील्ड अनकवर, बाइट हाउस, चेज द सन और हिमालयन ओडिसी जैसे फेमस राइड्स का नाम भी शामिल है। और दोस्तों इतना ही नहीं, वे कई सारे बाइक राइडिंग इवेंट्स जैसे अनरोड कर्नाटका, स्क्रैम्बल महाराष्ट्र और राइडर मीनिया को भी स्पॉन्सर करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज जिन्हें अपनाकर रॉयल एनफील्ड ने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज इंडिया में जितना क्रेज रॉयल एनफील्ड ने क्रिएट किया है, उतना किसी और ब्रांड में देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि आज से 20 साल पहले जो रॉयल एनफील्ड एक बाइक बेचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, आज उसे खरीदने के लिए लोगों को 6-6 महीने का वेट करना पड़ता है। बाकी तो ऐसा होता है, यस ऐसा होता है, दिस इज अ वेटिंग पीरियड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ खास एग्जांपल लाया, अमेजिंग एग्जांपल लेकर आएंगे आपके लिए, चेक करना, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। 1 मिनट के लिए ध्यान से देखना, मैं आपको टर्न अराउंड के और बहुत ही अच्छे एग्जांपल ले रहा हूं
जरा देखना बच्चों, टर्न अराउंड के एग्जांपल्स आपके सामने ये रहे स्क्रीन पर। अब जरा देखना होगा, कहां गया भाई टर्न अराउंड का एग्जांपल। ओके, मेरे पास में जब मैं एग्जाम्पल ऑफ टर्न अराउंड कहता हूं ना, तो चैट जीपीटी मुझे काफी एग्जाम्पल देता है, और उसमें एक एग्जाम्पल टाटा मोटर्स भी आता है, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको दिखाऊं। टाटा मोटर्स, क्या टाटा मोटर्स का टर्न अराउंड हुआ है? क्या टाटा मोटर्स ईवी आने से पहले अशुभ संकेत को फेस कर रहा था? क्या उसका मार्केट शेयर डाउन हो रहा था? क्या प्रॉफिटेबिलिटी जा रही थी? स्क्रीन पे क्या लिखा है? इश्यूज क्या है? दर्द है, ये दर्द, इसको बोलते हैं अशुभ संकेत। क्या है अशुभ संकेत बताइए? लॉसेस ड्यू टू, जैसे नैनो, इंडिगो कोई ले रहा नहीं, उन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, क्या किया? डाइवेस्टमेंट ने बंद कुछ नहीं किया, लिक्विडेट नहीं किया, बोले एक काम करते हैं, लेट्स कम बैक। उन्होंने एक मैनेजर को लाया, बहुत बुद्धिजीवी मैनेजर, उनका एक टाटा मोटर्स एक बंदा चला था, बहुत सही है, उसने नेक्सॉन लाया, फिर ऑल्ट्रो लाया, पंच लाया, टाटा ईवी ने तो लीड कर दिया। चलो ये इन्होंने टर्न अराउंड किया, और टाटा मोटर्स आप जानते हो इंडिया में जो 2% मार्केट शेयर रहा था, अब कितना हो गया? 14%। अरे कल ही देखा ना हमने, 14% आया। ऐसे करते करते एक जमाने में तो आप जानते हो कि यहां पे और लिखा है एसबीआई, छोड़ो एसबीआई का दूंगा तब टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। तो आपको ये एक एग्जांपल है एप्पल का भी, जो आप जानते हो क्या लिखा है 1990s में, आज की बात नहीं है, इस कंपनी से ही उन्होंने स्टीव जॉब्स को निकाल दिया था। आपको बताओ ये स्टोरी है कुछ तो। और उसको निकालने के बाद कंपनी का सेल कम हो गया, प्रोडक्ट में कंफ्यूजन हो गया, प्रोडक्ट का वो नीश चला गया। उसके बाद में जब उनको समझा गया इट्स टाइम टू चेंज, तो उन्होंने एप्पल कंपनी को बंद नहीं किया, जिसको निकाला था उसको वापस लाया, इसका नाम है स्टीव जॉब्स। उसको वापस लाया, स्टीव जॉब्स रिटर्न बैक, उन्होंने कट डाउन प्रोडक्ट लाइंस कर लिए, फोकस किया है इनोवेशन पे, एंड कंपनी इज बैक टू नॉर्मल। और आप आज देखते हो एप्पल जो एक समय पे 1990s में बंद होने के कगार पर थी, आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन वाइज कंपनी है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। तो अब बताओ, अगर मैं यहां पे आपसे पॉइंट नंबर 3 पढ़ता हूं, तो बताओ क्या लिखे, क्या प्लान करेंगे? पॉइंट नंबर 2 में क्या समझा? आपकी गाड़ियों का सेल क्यों कम हो रहा है, अब क्या करेंगे? तो लिखो क्या किया रॉयल एनफील्ड ने, बोलो रॉयल एनफील्ड ने क्या किया होगा? लिखो चेंज डिजाइन, introduced lightweight products, gear position changed, new looks, सेल्फ स्टार्ट, ये सब उन्होंने किया, राइट? तो अब अपने लिए बुक में क्या लिखने का टाइम है? ये तो एग्जाम्पल हो गया, पर एग्जामिनेशन में तो ये नहीं चलेगा, इसके साथ साथ में आपको ये डेटा भी देना पड़ेगा। बोलो क्या करेंगे? आपको प्रॉब्लम समझ में आया ना क्या था? अब क्या करेंगे? प्लान करेंगे, और प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे बताओ? ये लाइन में लिखना चाहता हूं, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन क्रिटिकल स्टेज, लिखो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन क्रिटिकल स्टेज, जैसे पेशेंट, जैसा कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो क्या करेंगे? इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन क्रिटिकल स्टेज, an appropriate action plan, an appropriate action plan must be developed to stop the bleeding. ब्लीडिंग यानी कि जो दर्द हो रहा है ना, ये सब वो सब, ब्लीडिंग इज नॉट लिटरल मीनिंग ब्लीडिंग, बट जो नुकसान हो रहा है वो रोकने के लिए, तो स्टॉप द ब्लीडिंग एंड इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव, इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव। अब पॉइंट 4 क्या लिखा है इन्होंने? बोलो पॉइंट 4 क्या लिखा है? लिखेंगे पॉइंट 4, रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, पूरा बिजनेस रिस्ट्रक्चर करेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। सर अब तो हो गया ना, गाड़ी तो अच्छी बन गई ना, अब रिस्ट्रक्चरिंग क्या करेंगे?
नहीं, कई लोगों को जब मैं पढ़ता हूं तो डाउट होता है, ये रिस्ट्रक्चरिंग में क्या किया, मतलब तो गाड़ी तो अच्छी हो गई ना, अब तो क्या हुआ, अब तो लास्ट वाला स्टेप आना चाहिए, कंपनी रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल। पॉइंट ये उठ रहा है कि 3 में अपनी गाड़ी को अच्छा कर दिया ना, तो चौथा पॉइंट तो यही होना चाहिए, रिटर्निंग टू नॉर्मल। ये कहां से आ गया, पता है वो क्या बोला, याद रखना, सिर्फ प्रोडक्ट को अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, आपके जो शोरूम है ना उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाओ ना, यू विल फाइंड एक अलग थीम चलती है, रॉयल एनफील्ड के शोरूम आपको अलग से प्रकट होंगे, वाह क्या अलग है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए वो जो बोला ना, बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं, कम्युनिटी चलाते हैं, और ऐसे ऐसे टूर लेके जाते हैं वो लद्दाख में वगैरह। वो रिटर्निंग टू बैक टू नॉर्मल से पहले आता है, उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। सुनो, इतना ही नहीं, उन्होंने सोचा कि सिर्फ गाड़ी अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी के साथ साथ में जो लोग गाड़ियां बेचते हैं शोरूम में, जो हमारे सेल्स पर्सन होते हैं, उनको बराबर से ट्रेनिंग होना चाहिए कि गाड़ियों में क्या फीचर है। सो सिर्फ गाड़ी अच्छी बना दी और लोगों को जानकारी नहीं है, तो हमारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, उनको मोटिवेशन देंगे, उनको इंसेंटिव देंगे, गाड़ियां बेचो, सेल्स के साथ में तुमको एक्स्ट्रा का इंसेंटिव भी मिलेगा। ये सारी बातें किसने कही, सिद्धार्थ लाल ने बोला सिर्फ गाड़ी अच्छी बन गई, पॉइंट नंबर 3 में तो गाड़ी अच्छी बन गई, पर 4 में शोरूम भी अच्छा बनाओ, फर्नीचर बनाओ, थीम लाओ, अच्छे पार्टनर ढूंढो जो गाड़ी बेचेगा, अलग अलग शहरों में अच्छे समझता है जो शोरूम जो खोलते हैं, अच्छे पार्टनर्स ढूंढो। सिर्फ पॉइंट नंबर 3 में गाड़ी अच्छा ला ले और पार्टनर अच्छा नहीं, गाड़ी अच्छे ला ले, सेल्स पर्सन को नॉलेज नहीं, गाड़ी अच्छा, शोरूम अच्छा नहीं, तो बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग करो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, देन फिर आप बहुत आगे जाओगे। तो प्लीज राइट डाउन गाइस, रिस्ट्रक्चरिंग। वहां पे लिखेंगे लिखो मोरल बिल्डिंग। मोरल बिल्डिंग क्या होता है, क्या मोरल बिल्डिंग, लोगों को थोड़ा सा हौसला बोला कि यार, मोटिवेट करो यार, हम लोग वापस कम बैक करेंगे। कॉमन रिवॉर्ड, कॉम्पनसेशन सिस्टम, कॉमन रिवॉर्ड, कॉम्पनसेशन सिस्टम। सर ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों रिवॉर्ड दे रहे हैं, अरे भाई गाड़ी बेचने पर रिवॉर्ड तो अच्छी गाड़ी बिकेगी, ज्यादा बिकेगी। रिवॉर्ड एंड कॉम्पनसेशन सिस्टम दैट एनकरेज डेडिकेशन, दैट क्या बोला, किसका डेडिकेशन इंक्रीज करना है, एम्प्लॉयज का, बोलो क्या क्या इंप्रूव करना है, उनका डेडिकेशन इंप्रूव करना है। एनकरेज डेडिकेशन अमंग एम्प्लॉयज। इन्होंने एक बात और कही पता है, वो बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग में अपनी फाइनेंशियल स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोर बिजनेस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। इफ द कोर बिजनेस इज व्हाट इररिपरेबली डैमेज, देन द आउटलुक फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मे बी ब्लिक। प्रिपेयर कैश फोरकास्ट, एनालाइज असेट्स एंड डेट्स, रिव्यू प्रॉफिट्स। ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है, मुझे तो गाड़ी तो अच्छी हो गई ना, ये सब क्या करना है, गाड़ी अच्छा करने से सब कुछ नहीं होगा। टाटा मोटर्स को सिर्फ गाड़ी ईवी लाने से कुछ नहीं होगा। एक बार चेक करो कि ये सब जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिगड़ा हुआ है उसको भी थोड़ा ठीक करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, फोरकास्ट करो कि लाने से फ्यूचर में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या ऐसा तो नहीं हम लोग एक्सपेंशन करने जाएंगे और अचानक से पैसे इनफ्लो कम हो जाएगा, हमारे पास कहीं लोन की अमाउंट कम तो नहीं। तो बोलते ये सब भी करो, प्रिपेयर कैश फोरकास्ट, analyze assets, date, review profit, analyze other key financial function to the position to the organization for rapid improvement। अब देखो जरा, मैं आपको एक लाइन बता दूं, चलो मान लो कि आपने एक अच्छी गाड़ी बना दी, अच्छी गाड़ी बना दी, पर आपको यह समझना चाहिए कि अच्छी गाड़ी बनाओ और अगर अचानक से कल्चर के सेल बहुत बढ़ने लगा, तो क्या मेरे पास उतने पैसे कि मैं और 1-2 फैक्ट्री लगा पाऊं, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं और एक्सपेंशन कर पाऊं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ गाड़ी अच्छी करके नहीं चलेगा, आई हैव टू एनालाइज कैश फ्लोज, फोरकास्ट करना पड़ेगा, डेट चेक करना पड़ेगा, और अगर मुझे लगता है कि पैसे की कमी हो जाएगी तो अभी से बैंकों से बात, रिस्ट्रक्चर करो। देखो आप लड़ने जा रहे हो, गोला बारूद रेडी रखो। सोचो रॉयल एनफील्ड चलने लगी 6000 से 1 लाख हो गई अचानक से, तो आपके पास, आप बोलेंगे नहीं है ना, तो अब तो मेरे पास में नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको जंग में जा रहे हो आप, तो आपकी समझ रहे हो, पूरा गोला बारूद मिसाइल सब, एवरीथिंग शुड बी रेडी। तो वो बोल रहा है पहले से देख लो, फोरकास्ट करो कितना पैसा लगने वाला है, डेट चेक कर लो, क्योंकि आपने गाड़ी अच्छी बनाई, हो सकता चलने लगी तो यू शुड रीस्ट्रक्चर योर ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
आपने कभी पढ़ा हुआ ना अकाउंट से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस, वही बोल रहा है, लिख देंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स cash forecast, analyze assets, debt, profits, टू पोजिशन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रैपिड इंप्रूवमेंट। समझ रहे इंग्लिश क्या लिखी? इस तरह की पोजीशन कर दो कि आगे इंप्रूवमेंट में रुकावट नहीं आना चाहिए। टू पोजिशन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रैपिड डेवलपमेंट। कल के अचानक से बहुत सेल बढ़ गया तो फिर रुकना नहीं, इतना रेडी हो जाओ। व्हाट इज द लास्ट पॉइंट गाइस? वेरी सिंपल, रिटर्निंग टू द नॉर्मल। और क्या आपको लगता है रॉयल एनफील्ड रिटर्निंग टू द नॉर्मल हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? अरे नॉर्मल जो दर्द था, दर्द खत्म हो गया ना भाई। 2000 गाड़ियां कहां एक साल में, वो बेच रहा है 8.5 लाख गाड़ियां एक साल में, तो पूरा रिटर्निंग टू नॉर्मल तो हो ही गया ना। लिखो करंटली रॉयल एनफील्ड इज सेलिंग more than 8 lakhs bikes per year, more than 8 lakhs bikes per year। 8 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बिकता है वो। It means turnaround became successful। लिखो, it means turnaround became what? Successful। मतलब क्या करने की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ डूइंग डाइवेस्टमेंट, नो नीड ऑफ डूइंग डाइवेस्टमेंट। अरे घर पे ही ठीक हो गए तो अस्पताल क्यों जाएंगे? नो नीड ऑफ डूइंग, अरे बोल दो भाई, नो नीड ऑफ डूइंग डाइवेस्टमेंट। क्या लिखा है जरा देखो इन्होंने, बस ये लिखो। आपको ये लिखना पसंद नहीं है क्या? आप अकेले में लिखना चाहते हो तो अकेले में लिख सकते। देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं सिर्फ पढ़ा दे जो आप लिख के लिख रहा हूं, तो मैं सिलेबस जल्दी खत्म कर सकता हूं। आप चाहते हो कि 30-40 लेक्चर में सिलेबस खत्म करूं, 40 लेक्चर्स आप आराम से अकेले में लिखो, तो मैं लिख कर सकता हूं। क्योंकि कभी कभी आप हौले से करते हो जब मैं लिखवाता हूं। आपको लिखने से वो शब्द मिल रहे हैं जिसकी वजह से मार्क्स मिलेंगे। नोइंग द कॉन्सेप्ट इज नॉट इनफ, अलोंग विद दैट यू शुड नो एग्जैक्टली। मैं आपको बता रहा हूं, IIM अहमदाबाद जानते हो, हार्वर्ड जानते हो, अगर उसके भी लोग आएंगे ना वो भी फेल हो जाएंगे, उनको भी ऐसे फेल कर देंगे अगर उन्होंने इनके लैंग्वेज में नहीं लिखा तो। वो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं ना, आईसीए को 4 बार सिखा सकते हैं, पर आईसीए बोलेंगे फिर भी तुम पहले क्यों? तुमने हमारे शब्दों में, आईसीए का गेम ही अलग है। कॉन्सेप्ट गया तेल लगाने, तुम्हारे ऐसी इंग्लिश नहीं गए। ऐसा लगता है ये एसएम से ज्यादा है इंग्लिश की एग्जामिनेशन है। मुझे समझ नहीं आता उनका पैरामीटर क्या है। आप बताओ क्या होना चाहिए? अरे थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर हो सकते भाई, मतलब उस बंदे को भी इंडिया में आके एसएम को रटना पड़ेगा पहले, फिर वो एग्जाम में पास होगा। मतलब आईसीए का पेपर चेकिंग का स्टाइल कैसा है, मॉड्यूल में लिखा है, वो लिखा क्या तुमने? आप बोलेंगे सर उसकी सिमिलर, वो बोलते ऐसा नहीं। ऐसा है क्या? अच्छा वो पहले था उनका हेडिंग चाहिए, बोले हेडिंग तो ठीक है, वो तो कोई भी याद करता है, बोले अंदर का भी रट्टा मारो। पर अब वो करना क्यों हमारे लिए आसान हो जाता है? बिकॉज वी नो द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे पूरा रट्टा तो कुछ नहीं होगा। ये हम लोग करने में मुनासिब क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी एग्जैक्टली नो द केस स्टडी, एग्जाम्पल पता है, इसलिए हम ये समझ पाते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कोशिश। अगर मैं बोलूंगा याद ही कर, जिसने बुक बनाया ना उसको बोलना तू लिख के बता, नहीं हमारा जानते, तू तो बता, तेरी बुक तो रीराइट कर दे बस।
ये इतने छिचोरे हैं, ये खुद लिखते हैं, जो खुद याद नहीं करते वो अपने से एक्सपेक्ट करते। कैसे याद करेंगे बताओ? क्या देखना चाहिए? हेडिंग्स आ गए, एग्जाम्पल आ गए, थोड़ा बहुत इनके ऐसा एक आध दो, वो बोलते नहीं, ऐसा ही चाहिए। इसलिए जो बुक बनाई ना आपने, ये दी बेस्ट बुक आप बना रहे हो, इतना याद आपको करना है, और लिखने से आपका याद भी हो जाता है। तो लिखवाओ कि नहीं लिखवाओ? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। यहां पे लिखा है, इधर देखो, एग्जामिनेशन में क्या लिखा? रिटर्निंग बैक टू द नॉर्मल। तो रॉयल एनफील्ड तो तर गया। इन द फाइनल स्टेज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी प्रोसेस, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बिगिन टू शो व्हाट? साइन ऑफ रिटर्निंग ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एनहांसिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। यानी कि कंपनी क्या कर रही है अब? इट इज शोइंग व्हाट? पॉजिटिविटी। लिखो, दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर ऑर्गेनाइजेशन शुड, यानी टर्न अराउंड अगर अच्छा हो गया तो क्या होना चाहिए? वेयर ऑर्गेनाइजेशन शुड, बोलो क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहिए? शुड बिगिन टू शो साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कॉमा गुड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आना चाहिए, यानी कि अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखना चाहिए। फुल स्टॉप। गुड ROI समझता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात बताओ, 5 स्टेप को बोल के बताओ, रट्टा मत मारो, ऐसी बोलो यार। अब तो याद हो गया होगा ना? अब तो क्या देखेंगे? पहले क्या करो? पहले में पॉइंट नंबर में एनालिसिस है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है? मतलब असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम समझ में ही हमारा सेल कवर। पॉइंट नंबर 2, एनालाइजिंग, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एनालाइजिंग द सिचुएशन। पॉइंट नंबर 3, यू आर क्रिएटिंग अ प्लान, इमरजेंसी एक्शन प्लान। फिर पॉइंट नंबर 4 में यू आर रिस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो पूरा रिवॉर्ड, वो सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हो। एंड नंबर 5, यू आर बिकमिंग रिटर्निंग टू द नॉर्मल। वापस से बोलना 5 पॉइंट्स। Number 1, come on guys, everybody. Assessment of current problem. Number 2, analyzing the situation. Number 3, emergency action plan. Number 4, restructuring of the organization. And number 5, returning to the normal. क्या ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछा है बहुत बार? इधर देखिएगा, देखो क्या लिखा है? शॉर्ट नोट्स ऑन टर्न अराउंड, ये लिखना है। इधर देखो, ये जो नीचे लिखा है ना, ये सारे के सारे जो 10-12 क्वेश्चन पूछे ना, ये इसमें 5 स्टेप्स को लिखना जरूरी है। पर आप एक सवाल लिखेंगे, लोग टर्न अराउंड करते कब है? लिखो। नहीं पहले सुनो, एक मिनट सुनो, मुझे बताओ, जब चीजें अच्छी चल रही है बुरी? अब बोले यार आज मैं बहुत खुश हूं, मैं ज्यादा अस्पताल चले जाता हूं। बोले क्यों? बोले मजा आता। ऐसा कोई है? इंसान को दर्द होगा तो दवा चाहिए, दर्द ही नहीं, बोले मैं, मम्मी बोले मैं आ गया, बोले किधर? बोले बेटा कुछ नहीं है, बोले मम्मी आज मैं खुश हूं, मैं ICU में जाना चाहता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, unless and until there is a दर्द, there is what danger। देखो हम लिखे, these danger signals are, ये डेंजर सिग्नल कब इंसान टर्न अराउंड की ओर जाता है? कब? आखिर ऐसा क्या होता है? क्या होता है? अशुभ होता है। बताएंगे? कुछ भी गंदा बोलो, सिर्फ गंदी बातें करो, एक भी अच्छा मत बोलो। कंपटीशन बहुत ज्यादा, सेल्स, मार्केट शेयर, प्रॉफिट, टॉप मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट है, मैनेजमेंट अच्छा काम, हमारी टेक्नोलॉजी, आर प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग आउटडेटेड। जैसे रतन टाटा के प्रोडक्ट, मोटर्स के प्रोडक्ट, दे वर बिकमिंग, टेक्नोलॉजी वर बिकमिंग, मार्केट शेयर, सेल्स नेगेटिव, कैश फ्लो, कैश ही नहीं आ रही। ये देखो अशुभ संकेत आर, इसी को ही अशुभ संकेत को इंग्लिश में बोलते हैं डेंजर सिग्नल्स आर। लिखो, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, देयर आर सर्टेन कंडीशन। ऐसा क्या होता है इंसान टर्न अराउंड कर लेता है? देयर आर सर्टेन कंडीशंस और इंडिकेटर्स, देयर आर सर्टेन कंडीशंस और इंडिकेटर्स which point out that turnaround is needed.
इफ ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सर्वाइव, इफ ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सर्वाइव, ऐसा क्या दिखता है? लिखो दिस डेंजर सिग्नल्स आर, वो कौन से सिग्नल है जो अशुभ है? लिखो अशुभ संकेत, इंडिकेटर्स यानी कि संकेत, और डेंजर यानी कि अशुभ, अशुभ संकेत, शुभ नहीं अशुभ। बताओ बच्चों क्या क्या है? देखो गंदी बात है, एक बात देखो, ऐसे क्या गंदी बात, देखो ऐसे क्या बोल रहा है, ऐसे बोलता है नेगेटिव कैश। दूसरा, आपका प्रोडक्ट इज बिकमिंग, यानी कि रतन टाटा के टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट्स ऑडिटेड, रॉयल एनफील्ड का मार्केट शेयर कम हो रहा है, आपकी फिजिकल फैसिलिटीज दिन ब दिन खराब हो रही है, कोई अस्पताल है उसके अब जो बिल्डिंग 100 साल पुरानी खराबी हो रही है, गिरने आ गई, ओवर स्टाफिंग, मिसमैनेजमेंट। ये ओवर स्टाफिंग क्या होता है? हाई टर्नओवर, आपके एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिकते नहीं, ये भी तो अशुभ चीज है। अरे जरूरी नहीं कि रॉयल एनफील्ड में सारे, रॉयल एनफील्ड में इसमें से 2-4 पॉइंट थे, 1-2 नहीं थे। अब रॉयल एनफील्ड में डिट्रॉयशन नहीं था, ओवर स्टाफिंग नहीं था, पर 1, 2, 3, 6 जरूर था। इसमें से कोई एक भी चीज मिलती है तो इंसान टर्न अराउंड कर सकता, जरूरी नहीं कि सारे हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसमें से कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब सर आपने इन्होंने 6 पॉइंट लिखे, आप 2-3 पॉइंट और लिख सकते हैं। कौन से? टॉप मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट, और लिख सकते हैं कस्टमर्स आर अनसेटिस्फाइड। मतलब कुछ भी लिखो पर गंदा लिखो, अच्छा कुछ भी नहीं। सर इन्होंने जो 6 लिखे ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपसे मेरा सवाल है, बायजूस इस समय टर्न अराउंड किया क्या, डाइवेस्टमेंट किया है क्या, लिक्विडेट कर रहे हैं? बंद हो गया बायजूस, बंद हो गया, मुझे नहीं मालूम। बायजूस बंद पूरा, घर से पढ़ के आना, लिखो। कुछ भी बोलते रहे तुम लोग, जिंदा लोगों को मार दे रहे तुम, और रविंद्र बायजूस चला गया, कुछ भी बात करते हो। लिखो वहां पे नेगेटिव कैश फ्लोस, लिखो नेगेटिव कैश फ्लोस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो नेगेटिव। अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, आपकी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से अनकॉम्पिटिटिव। डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, लिखो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आपकी, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉय आते जाते टिकता ही नहीं हुए, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके ये 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों, आपने ये क्या देखा, ये अशुभ संकेत है शुभ संकेत है? तो एग्जैक्टली आप करते क्या हो इसमें? अशुभ संकेत दिखे तो कंपनी बंद करेंगे या कुछ करेंगे? तो करते क्या है? तो उसमें क्या करते हैं, जरा यहां लिखा है, रिटेंशन में डन मे बी इधर इंटरनल और एक्सटर्नली। फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस, एम्फेसिस इज लेड ऑन इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी नोन एज व्हाट, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। क्या बोल रहे हैं, वापस से बोलना। जब अशुभ संकेत दिखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, रिट्रेंचमेंट, जो इसका हेडिंग है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे, कौन से? एक बच्चा है टर्न अराउंड, दूसरा बच्चा है डाइवेस्टमेंट, और तीसरा बच्चा है। तो उन्होंने क्या बोला, जब अशुभ संकेत दिखते हैं, रिट्रेंचमेंट इंक्लूड्स इंटरनल ऑल्सो एक्सटर्नल। पर जब हम लोग इंटरनल रिट्रेंचमेंट करते हैं, जहां पे एम्फेसिस होता है इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी, हम लोग अब बताओ, रॉयल एनफील्ड को हम लोग क्या कहेंगे? उन्होंने कुछ अलग किया क्या? इंटरनली चेंज किया, अपने गाड़ी को इंटरनली चेंज किया, अपने लोगों को मोटिवेट किया, अपनी गाड़ी को ठीक किया, अपनी गाड़ी को इंटरनली डिजाइन ठीक की। अरे समझ रहा है क्या? जब हम अपने, देखो भाई, सबसे पहले दर्द हुआ तो हम अपने आप से इंटरनली घर पे दवाई लेके ठीक होते, इंटरनल करते, नहीं हुआ तो फिर बाहर जाते। तो सबसे पहले दर्द हुआ तो क्या करेंगे? विल ट्राई टू फोकस ऑन क्रिएटिंग इंटरनल। चलो भाई, अपनी गाड़ी को इंस्टेड ऑफ रॉयल एनफील्ड को बंद करने से अच्छा एक काम करते, उसको इंटरनली एक बार देखो। कोई भी इंसान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मारने का शौक नहीं होता, बिकॉज के लिए वो इमोशन होता है, वो घर वालों से ज्यादा दुकान में टाइम स्पेंड करता है।
आप बोलेगे बंद कर दो, कोई भी इंसान अपनी चाहे दुकान छोटी हो, बंद करने से पहले 1000 बार सोचता है इसको तो मैंने अपनी जिंदगी दी है। कोई भी इंसान चाहे उसकी छोटी टपरी क्यों ना हो, वो बंद नहीं करे, बिकॉज उसके इमोशंस होते हैं। बड़े बड़े बिजनेस थोड़ी ना बंद करेंगे, जब तक उसमें कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इंटरनल करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे। लिखो, आफ्टर सीइंग सच, एक काम करो, ऐसा लिखो, व्हाट इज टर्न अराउंड, ऐसा लिखो, व्हाट इज टर्न अराउंड, क्वेश्चन मार्क करो, व्हाट इज टर्न अराउंड। एग्जामिनेशन पूछेगा टर्न अराउंड क्या होता है भाई। लिखो, रिट्रेंचमेंट में बी डन इंटरनली और एक्सटर्नली। रिट्रेंचमेंट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, उसमें क्या। अब बताओ, टर्न अराउंड इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? फिर आपने वो इंटरनल एक्सटर्नल क्या लिखा? वो रिट्रेंचमेंट है, उसमें 3 बच्चे हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट। पर उसके टर्न अराउंड के अंदर सिर्फ हम लोग इंटरनली अच्छा होने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक्सटर्नली हो जाए तो उसका नाम डाइवेस्टमेंट लिक्विडेशन करेंगे। समझ आ रहा है? देखेंगे, फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस, फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस, emphasis is laid on improving internal efficiency। हमने गाड़ी का डिजाइन चेंज कर दिया, गियर चेंज कर दिया, एक्सटर्नली कुछ नहीं किया, हम अपने आप से अपने मैनेजर को चेंज कर दिया, हमने कुछ लोगों का ले ओवर कर दिया, टेक्नोलॉजी चेंज की। is laid on improving internal efficiency is known as turnaround strategy, is known as, किसके ऊपर फोकस करें? इंटरनली हम अपने आप को कैसा ऊपर ले जा सकते हैं। अशुभ संकेत दिखने पर लोग डायरेक्टली अपने कंपनी को बंद नहीं करते, पहले टर्न अराउंड करते, अपने से एक बार ठीक करने की। मम्मी बोलते ना बेटा सर्दी हो गई, ये हल्दी का दूध पिलाओ इसको। ये क्या है, आप टर्न अराउंड करते, डायरेक्टली को अस्पताल नहीं जाता है। तो उस तरह से होता है, इंटरनली ट्राइंग टू इंप्रूव। आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय टर्न अराउंड? रिट्रेंचमेंट में देयर आर 2 पार्ट्स, इंटरनल, और जब हम लोग इंटरनली कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, वेयर वी इंप्रूव, वेयर एम्फेसिस इज लेड ऑन, किसके ऊपर? इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? जब हम लोग, याद बोलो क्या है, वेयर वी एम्फेसाइज ऑन इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? यानी जब इंसान इंटरनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और उससे कम बैक करने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलेंगे? बोलो भाई, क्या बोलेंगे? टर्न अराउंड बोलेंगे। और आप मुझे बताओ कि टर्न अराउंड में जब मैं बात कर रहा हूं तो एग्जैक्टली आप करते क्या हो? मतलब कंपनी बंद कर रहे हो, क्या करते हो आप? सुनो, मैं एक लाइन बताना चाहूंगा तो आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। स्टेप नंबर 1 क्या है? टर्न अराउंड। और स्टेप नंबर 2 क्या है? और स्टेप नंबर 3 क्या है? तो ध्यान से सुनना, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में फर्क क्या, एक लाइन बता रहा हूं। टर्न अराउंड में आप इंटरनली ठीक होते हो, ये सब कुछ ठीक है, और इतना करके भी अगर मान लो रॉयल एनफील्ड अच्छी नहीं होती तो क्या करते हैं? मारते नहीं। अभी भी हम लोग करते हैं डाइवेस्टमेंट। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवेस्टमेंट? वी स्टॉप लॉस मेकिंग ब्रांचेस, वी स्टॉप लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स, वी क्लोज कंपनी पार्शियली समझता है, पूरी नहीं, कुछ तभी। जैसे एग्जांपल, किंगफिशर को जब अशुभ संकेत दिखे, किंगफिशर एयरलाइंस आज मर गई है, वो लिक्विडेट हो गई, पर वो ऐसे मरी नहीं, तड़प तड़प के मरी है। पहले अशुभ संकेत दिखे, कंपनी लॉस में गई, उन्होंने क्या किया मालूम है? सबसे पहले टर्न अराउंड किया। टर्न अराउंड क्या किया मालूम है? एयर होस्टेस की सैलरी कम की, बोले उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। एयर होस्टेस पहले रुकने के लिए 5 स्टार होटल रुकती थी, बोले अब 2 स्टार में रुक। पायलट की सैलरी कम की, इतना ही नहीं, उनकी जो फ्लाइट है जिस रूट पे उड़ती थी, वो रूट को चेंज करा ताकि ऑक्यूपेंसी बढ़े। वो पहले फ्लाइट में खाना फोकर दे रहे थे, बोले खाना बंद करो। उन्होंने ये सारी इंटरनली अपने आप को बदल कर देखा,
फिर भी अशुभ संकेत जारी थे। ये जो इंटरनली चेंज किया उसको क्या बोलेंगे? एयर होस्टेस को 2 स्टार में रुकाया, खाना बंद करेंगे, ऐसा करेंगे, वो क्या बोलेंगे उसको? उससे भी उनकी धंधा अच्छा। फिर विजय माल्या को लगा अब क्या करें, बोले डाइवेस्टमेंट करो, किताब में लिखा है। यहां पे बोलते हैं स्टॉप लॉस मेकिंग यूनिट्स। क्या बोला? तो उन्होंने क्या किया, उनके इसमें 2 डिवीजन थे, इंटरनेशनल एयरलाइन, डोमेस्टिक। इंटरनेशनल समझता है, और डोमेस्टिक यानी भारत में। तो बोले सबसे ज्यादा नुकसान किसमें है? तो उन्होंने इंटरनेशनल एयरलाइन को पहले बंद किया। उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में कंपनी नॉट फुली बंद। यहां पे लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? पोर्शन ऑफ बिजनेस इज लिक्विडेटेड। थोड़ा बंद करेंगे जो बहुत ज्यादा लॉस, थोड़ा, पूरा नहीं। सांसें अभी भी बाकी है, जिंदा है। कभी इंसान के पैर में दर्द आया तो डॉक्टर बोलता है मौत नहीं, इसका पैर काट डालो। मालूम है किसी को गैंग्रीन हो? गैंग्रीन पता है? जिसको शुगर होती है, उसका पैर का जख्म ठीक नहीं होता ना, तो उसके पैर को बोले इसको मारेंगे नहीं, इसको पार्शियली क्लोज करो। फिर अगर वो फैला तो दूसरा पैर काटो, और फैल गया तो हाथ काट डालो। ऐसा होता है, मारते नहीं उसको, बोले मार डालो पैर खराब, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद में भी कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोले इसको गला काट डाल। यार ये डाकू लड़की बैठी है, गला काट डाल। तो देखो पहले क्या हुआ, टर्न अराउंड किया। सुनो, किंगफिशर ने पहले क्या किया, और फिर भी ठीक नहीं तो क्या किया? डाइवेस्टमेंट में करते क्या है? यू स्टॉप लॉस मेकिंग। तो उन्होंने इंटरनेशनल एयरलाइन बंद किया, अभी भी डोमेस्टिक चालू है, पर वो करने के बाद भी कंपनी स्टिल शोइंग अशुभ संकेत। वापस से अशुभ संकेत दिख ही रहे हैं, फिर भी कंपनी लॉसेस में, फिर भी मार्केट शेयर कम, सब कुछ वैसा ही। अब एक ही जरिया बचा है, मौत। दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन। कंपनी का उसको बोलते हैं लास्ट रिसोर्ट। इट इज द कंप्लीट क्लोजर ऑफ द बिजनेस, इट इज द लिक्विडेशन। इसको बोलते हैं सुसाइड। बंद कर दो कंपनी को। तो बंद हुई कंपनी, पर तड़प तड़प के पहले टर्न अराउंड किया, कोशिश की, नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ। तो बताओ रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे कौन से? टर्न अराउंड करो, नहीं ठीक हो रहा, पूरा लिक्विडेशन नहीं, पार्शियल लिक्विडेशन, उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट मतलब आधा अधूरा बंद। फिर देखते कि चलो डाइवेस्टमेंट में क्या होता है ना, 10 ब्रांचेस थी, 5 ब्रांच बंद किए, 5 में फोकस करेंगे। हो सकता है कंपनी वहां से उठकर उभर आ जाए, पर अगर नहीं उठा कुछ, मार्केट आपका अच्छा नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे? तो बताओ रिट्रेंचमेंट के 3 स्टेप कौन से? टर्न अराउंड करेंगे, नहीं अच्छा हुआ फिर भी डाइवेस्टमेंट करेंगे, और नहीं अच्छा हुआ फिर भी। तो ऐसे एग्जामिनेशन में रिट्रेंचमेंट के 3 स्टेप्स है। टर्न अराउंड करेंगे, डाइवेस्टमेंट करेंगे, लिक्विडेशन। तो ये क्या होता? एक्सप्लेन रिट्रेंचमेंट। तो टर्न अराउंड, तो सिर्फ एक काम करो, 3 स्टेप्स लिखो। 3 स्टेप्स ऑफ, बस इतनी लाइन, आज का लेक्चर खत्म है। 3 स्टेप्स ऑफ किसके? रिट्रेंचमेंट। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, उसका 3 स्टेप है। कौन सा पहले? टर्न अराउंड। जो आज हम लोग पूरा उसमें अंदर घुस गए थे रॉयल एनफील्ड में। हमने रॉयल एनफील्ड में क्या देखा अब तक? बताओ रॉयल एनफील्ड को डाइवेस्टमेंट की जरूरत पड़ी क्या? क्योंकि वहां से ही कम बैक कर लिया हो। नहीं, वो तो आइशर ने किया, वो तो बड़े कंपनी ने 13 प्रोडक्ट का, वो रॉयल एनफील्ड तो उसका एक बेबी पहले से ही था। ओके, तो उन्होंने क्या काम किया? उनका रॉयल एनफील्ड को ठीक करके वो अच्छा हो गए, उनको डाइवेस्टमेंट करने की जरूरत। हाँ, नंबर दूसरा कौन सा है? डाइवेस्टमेंट। वहां पे लिख दो पार्शियल क्लोजर, पार्शियल लिक्विडेशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये देखो डाइवेस्टमेंट का स्पेलिंग ऐसे होता है, डाइवेस्टमेंट। इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल लिक्विडेशन। एंड नंबर 3 इज व्हाट? लिक्विडेशन। कंप्लीट क्लोजर, पूरा बंद। सर आज आपने पूरी तरह से टर्न अराउंड पढ़ा है। यस, टर्न अराउंड के अभी मैंने डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन अभी मेरा पूरा डिटेल में जाना बाकी है, और उसका मीनिंग समझा। बताओ सबसे स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, और स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, और उससे भी ठीक नहीं हो तो क्या करेंगे? आप बताओ। आज हमने टर्न अराउंड पढ़ा, ये इंटरनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, एक्सटर्नल। रिट्रेंचमेंट 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल का बच्चा, और एक्सटर्नल में डाइवेस्टमेंट लिक्विडेशन आएगा। वापस बताना आप मुझे टर्न अराउंड के 5 स्टेप्स जो बुलेट ने फॉलो किए। पहले असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम,
फिर एनालाइज कि ऐसा क्यों हो रहा है। 3 नंबर में क्या कर रहे हो आप, इमरजेंसी एक्शन प्लान। 4 नंबर में रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 5 रिटर्निंग। क्या आप मुझे कुछ अशुभ संकेत बता सकते हो कब टर्न अराउंड करते हैं? सब गंदा बोलो, नेगेटिव कैश फ्लो, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, आउटडेटेड प्रोडक्ट्स, मिसमैनेजमेंट, डिट्रायरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, कुछ भी गंदा बोलो वो सब आएगा उसमें। क्या बगैर अशुभ संकेत दिखे कोई टर्न अराउंड करेगा? सब कुछ अच्छा चल रहा है, टर्न अराउंड नहीं करेंगे। जब दर्द होना चालू हुआ तो एट द सेम टाइम आज हमने समझा दर्द होने पर डायरेक्टली लिक्विडेट ना करे, कोशिश करे, बिकॉज मौत इतनी आसान नहीं। पहले कोशिश करे टर्न अराउंड से कम बैक करने की, नहीं हुआ डाइवेस्टमेंट से, और नहीं हुआ तो फिर करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों सुनो ना, कल आपकी क्वेश्चन बैंक मुझे चाहिए। कल छुट्टी है, परसों के दिन यूट्यूब पे परसों भी चलेगा। सुनो जरा, क्वेश्चन बैंक मुझे चाहिए आपकी। क्यों? क्योंकि मैं इतने दिन से जो पढ़ा रहा हूं, मुझे एमसीक्यूज और क्वेश्चन बैंक से बताना है कि आईसीए क्या पूछ रही, कि हमें आ भी रहा क्या नहीं आ रहा है। और आपका होमवर्क है, जितना भी अभी तक मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, वो आपकी नोटबुक में मैंने सब लिखा है, वो आप पढ़कर आएंगे, उसके बगैर नहीं आएंगे। मुझे क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना है और आपको बताना है कि आंसर लिखते कैसा है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टेक केयर गाइस, सी यू। I will start in few minutes. Thank you.